ज्यादातर स्टूडेंट्स बस पासिंग मार्क्स चाहते हैं, पर ओयांग रोंग के लिए एग्जाम की एक दुआ उसे सीधा अतीत में ले गई। जरा सोचो, अपने फाइनल में फेल होने के बाद तुम्हारी आंखें एक ऐसी दुनिया में खुलें जहां मार्शल आर्ट्स और शाही साजिशों का बोलबाला हो। एक गिरे हुए नवाब की यादों और इतिहास बदलने की मेरिट के साथ वो अब सिर्फ कोई टेस्ट पास नहीं कर रहा, वो एक महारानी का राज तिलक कर रहा है और पूरी मार्शल वर्ल्ड को फतह कर रहा है। एक लाचार कैंडिडेट से लेकर वुझो के तख्त के पीछे के मास्टरमाइंड तक, देखते हैं लिंग हान कैसे एक साम्राज्य की किस्मत दोबारा लिखता है। रात का वक्त था, बारिश लगातार गिर रही थी और चांद धीरे धीरे काले बादलों के पीछे छिपता जा रहा था। कुएं के अंदर एक नौजवान एक लोटस लैंप से रस्सी बांध रहा था और लगातार बड़बड़ा रहा था। ये अजीब सा पहनावा, क्या ये कोई रियलिटी टीवी शो है? उसने अपने पीछे खड़े ग्रुप की तरफ देखते हुए उन्हें बुरी तरह डांटा। उसकी आवाज अब एकदम गंभीर हो गई थी। मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे बाहर जाकर अपना ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देना है। क्या तुम तीनों बाहर नहीं आ रहे? यहां आओ और मेरा हाथ भौंटाओ। एक साधु ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, ये लोटस प्योर लैंड है और उसने कहा था कि ऊपर अंतहीन नरक है। बोलते वक्त वो साधु थर थर कांप रहा था। दूसरा बीच में बोला, अगर तुम अपनी मौत ढूंढने बाहर जा रहे हो तो हमें अपने साथ मत घसीटो। टॉयस्ट मास्टर के पास तुम्हारे साथ फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है। फिर उसने दूर देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ए लड़की, देख, तूने एक बेवकूफ को बचाया है। दूर खड़ी वो जवान लड़की खामोश रही। उनकी बातें सुनकर वो नौजवान चिढ़ते हुए फुसफुसाया, अंतहीन नरक? मैंने अभी तक अपना ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं किया है। असली हेल तो वो है। यहाँ के कैमरे इतनी अच्छी तरह छिपाए गए हैं कि एक भी पकड़ में नहीं आया। ये कहते हुए उसने लोटस लैंप को हवा में ऊपर उछाल दिया। साधु की सलाह और टॉयस्ट की डांट को नजरअंदाज करते हुए पलक झपकते ही वो लोटस लैंप कुएं के मुहाने पर जा गिरा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, चलिए आधा दिन पीछे चलते हैं। मेरिट टावर में एक नौजवान अपने दोस्त के कहने पर यहां आया था। थोड़ी ही देर में एक छोटा साधु मुस्कुराते हुए उस नौजवान के पास आया और बोला, जजमान, क्या आप दान देने आए हैं? नौजवान ने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब दिया, छोटे महाराज, मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं। आप गलत इंसान के पास आ गए हैं। यह सुनकर छोटे साधु ने एक क्यूआर कोड निकाला और कहा, नहीं नहीं, जब आप लाइन में खड़े ही हैं तो क्यों ना हमारा मेरिट टावर ऐप डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन दुआ मांगना कोई बुरा आइडिया नहीं है। वो नौजवान बुरी तरह सिहर उठा और कांपती आवाज में बड़बड़ाया, छोटे उस्ताद, आपकी ये नकली मुस्कान मुझे डरा रही है। छोटा साधु उसे अनसुनाकर मुस्कुराता रहा और बोला, अति उत्तम, अति उत्तम। इसे डाउनलोड करने के बाद इंटरफेस खोलें और मेरिट जमा करने के लिए एक बार टैप करें। 10,000 मेरिट्स होने पर आप पहाड़ पर जा सकेंगे, किस्मत का घंटा बजा सकेंगे और अपनी मुरादें पूरी कर सकेंगे। लेकिन उसकी बात अभी आधी ही हुई थी कि छोटा साधु उस लड़के को देख ही नहीं पाया। वो लड़का तो कब का रफू चक्कर हो चुका था। उसका नाम ओयांग रोंग था, जिसे लोग लिंग हान के नाम से भी जानते थे। एक स्टूडेंट जो अपने ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहा था। इस वक्त लिंग हान के हाथ में एक डिवाइस था और वो मन ही मन खुश हो रहा था। ये तो रोजाना नेक काम करने जैसा है। इस बार तो मैं पक्का एग्जाम पास कर लूंगा। मैंने पहले ही एक ऑटोमेटिक क्लिकिंग डिवाइस प्रोग्राम कर दिया है। क्या मैं सीधे हजारों मेरिट पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाऊंगा? ये सोचकर लिंग हान ने अपनी भौहें चढ़ाई और बड़े गर्व से मुस्कुराया। अपनी किस्मत बदलने के लिए ज्ञान की पावर का जलवा देखो। ऑनलाइन मेरिट पॉइंट्स, ये तरीका तो बुद्धों के लिए भी एक मास्टरपीस है। और फौरन उसने उस डिवाइस से स्क्रीन को पागलों की तरह क्लिक करना शुरू कर दिया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज चमका, ओयांग महात्मा, मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको नेक और पावन रूह की एक पेंटिंग भेंट करता हूं। लिंग हान हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, स्क्रीन पर कुछ ऐसा चुभने वाला दिखा जिसने उसे डरा दिया और उसने झट से फोन बंद कर दिया। उसने एक ठंडी आह भरी और जवाब दिया, क्या नेक और ईमानदार ग्रुप है, हमें तो एक शरीफ ग्रुप होना चाहिए था। लिंग हान ने दूसरी तरफ मैसेज भेजा कि उसने उनके लिए घंटा बजा दिया है, ये देखने के लिए कि उसे कितने मेरिट मिले हैं। पर उसी पल एक नोटिफिकेशन आया, अजीब मेरिट पॉइंट्स मिले हैं, आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है। लिंग हान बुरी तरह घबरा गया। लॉक? अकाउंट लॉक हो गया? क्या अब मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? मगर तभी उसे एक बात का एहसास हुआ, उसका शरीर एक असीमित शून्य में गिरा जा रहा था। वो खींचते हुए बड़बड़ाया, किसी बेवकूफ ने कुआं बंद नहीं किया था। और इसी वजह से लिंग हान ने खुद को कुएं की गहराई में पाया। जब वो गिर रहा था तो पालथी मारकर बैठे साधु ने चिल्लाकर कहा, ऋषि मुनि मर चुके हैं, टॉयस्ट मास्टर मर चुके हैं, यहां तक कि बुद्ध भी नहीं रहे। फिर भी क्यों कुछ लोग इस मोह माया में डूबे हैं और जागने से इनकार कर रहे हैं, अपनी मौत की तरफ ऊपर जा रहे हैं। नमो बुद्धाय। टॉयस्ट पुजारी ने उसे देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, फिर से गिर गया। मीठे बोलों से जिद्दी लोगों को समझाना मुश्किल है।
महान दया भी उन्हें नहीं बचाती जो खुद अपनी मौत की तलाश में हों। यहां दूसरी तरफ गिरने के बाद लिंग हान बदहवास होकर एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। आखिर वो नजारा क्या था? चांद डगमगा रहा था, लोग बिलख रहे थे और बढ़ते सैलाब का शोर सुनाई दे रहा था। बाहर आखिर चल क्या रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। हर कोई रो चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे ही घंटियां वहां बजीं, सब कुछ वापस शांत सा हो गया। लिंग हान को अचानक उस पुराने टावर की याद आई। लेकिन ये टावर उस ऐप वाले जैसा बिल्कुल वैसा ही क्यों दिख रहा है? ये किसी गेम शो का मजाक तो नहीं लग रहा? क्या ये सच में टाइम ट्रैवल है? उसे खामोश देख ताओइस्ट पुजारी ने फिर से ताना मारना शुरू किया। तुम खुद को तो संभाल नहीं पा रहे और चले हो दुनिया को बचाने? कितनी हास्यास्पद बात है। हम चारों का इस प्योर लैंड पैलेस में इकट्ठा होना भी बड़ा दिलचस्प है। साधु ने यह सुना और चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। पर ताओइस्ट पुजारी बकबक करता रहा। बुद्ध अजीब और सनकी हैं। ताओवाद सड़े हुए जख्मों से भरा है। आम लोग पैदाइशी बेवकूफ हैं जो अनकहा दर्द सह रहे हैं। और तुम जैसा एक सेंट भी। लिंग हान ने अपनी त्योरियां चढ़ाई और पलटकर कहा, मैं कोई सेंट नहीं हूं। ताओइस्ट धीरे से हंसा। जहां सेंट होंगे वहां उनकी शोहरत चुराने वाले चोर भी होंगे। ये सेंट ही सारी आफत की जड़ हैं। ये मरने के ही लायक हैं। लिंग हान को उसकी ये बकवास बहुत ही चिड़चिड़ी लगी। उसने मुंह बनाया और बुदबुदाया, ये जो तुम जब तक संत नहीं मरेंगे चोर नहीं रुकेंगे वाली फालतू बातें कर रहे हो, ये सब मैं पहले पढ़ चुका हूं। ताओइस्ट अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हें हमारे ताओइस्ट स्कूल के उसूल भी पता है? तो जरा ये बताओ, पहले सेंट एम्परर का क्या मतलब है? लिंग हान ने लोटस लैम्प की डोरी बांधते हुए जवाब दिया, पहले सेंट एम्परर का मतलब है गुओ तियान वु शेंग। जैसे ही उसने ये कहा, ताओइस्ट झपट कर उसके पास आया, उसका कंधा पकड़ा और हैरानी से चिल्लाया, क्या टैलेंट है? क्या तुम्हें यह पहले से पता था और फिर भी कहते हो कि तुम सेंट नहीं हो? लिंग हान ने सिर हिलाया और कहा, मैं सच में नहीं हूं। पर ताओइस्ट पुजारी ने उसे अनसुना कर दिया और अपने पास खड़ी छोटी बच्ची को उठाते हुए बोला, अगर तुम संत नहीं हो तो तुम्हें पहले एक बीवी ढूंढनी होगी। अगर जरूरत है तो एक यहां मौजूद है। लिंग हान चौंक गया और हाथ हिलाते हुए बोला, क्या ये कोई लॉजिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताओइस्ट पुजारी ने उसे घूर कर देखा और ठंडे लहजे में पलट कर कहा, इसमें गलत क्या है? वो कह रहा था कि बाहर के सारे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, एकदम नर्क का नजारा। लिंग हान सोचने लगा कि क्या उन्हें बचाने की कोई उम्मीद बची है। ताओइस्ट पुजारी जितना बोलता उतना ही उसके करीब आता गया और उसकी आवाज और भी जहरीली होती गई। इस लोटस प्योर लैंड में एक बेफिक्र इंसान बनकर रहना ही बेहतर है। तुम संत नहीं बन सकते। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लिंग हान ने उसे एक मुक्का जड़ा और गुस्से में डांटते हुए कहा, जो कहना है वहीं से कहो, मेरे करीब मत आओ। फिर उसने दोबारा हाथ झटकते हुए कहा, मैं किसी को बचाने नहीं जा रहा। तुम ये अपनी बकवास से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? बोलते बोलते लिंग हान ने अपने हाथ में लोटस लैम्प को घुमाया और बर्फीले लहजे में बोला, मैं यहां किसी और को नहीं, खुद को बचाने निकला हूं। ताओइस्ट पुजारी का चेहरा मार खाकर सूअर के सिर जैसा सूज गया था। वो कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से बस कुछ दबे हुए शब्द निकल रहे थे जो समझ नहीं आ रहे थे। लिंग हान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस जवान लड़की की तरफ देखा और बोला, मुझे अभी किसी बीवी की जरूरत नहीं है। फिर लिंग हान ने लोटस लैम्प को हवा में ऊपर उछालने की तैयारी की। भले ही किस्मत ने उसे दूसरी दुनिया में भेजकर उसके साथ मजाक किया हो, भले ही ऊपर वाली जगह सच में नर्क हो, पर हार मानने से पहले उसे अपनी आंखों से यह सब देखना ही था। ये सोचते ही लिंग हान ने तेजी से रस्सी छोड़ दी और लोटस लैम्प हवा में ऊपर लहराने लगा। वो खुशी से उछल पड़ा, ये बाहर निकल गया और इस तरह लोटस लैम्प उड़ते हुए कुएं के मुहाने तक पहुंच गया। ये देखकर साधु बेबसी में आह भरते हुए बोला, ये जजमान कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। ताओइस्ट पुजारी ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर इसे महात्मा बनना है तो जाने दो, इसे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। यहां दूसरी तरफ लिंग हान को महसूस हुआ कि रस्सी रुक गई है। उसने कुछ बार खींचने की कोशिश की और काफी देर बाद बोला, अब ये मजबूत है। तभी वो जवान लड़की अचानक पास आई और कुछ कहा। लिंग हान थोड़ा चौंक गया। उसने ताओइस्ट पुजारी की बातों को सीरियसली तो नहीं लिया। माना कि तुम दिखने में अच्छे हो, पर बीवी ढूंढने से पहले दुनिया को समझना जरूरी है। पर वो लड़की लिंग हान को इतनी नशीली नजरों से क्यों देख रही थी? एक पल हिचकिचाने के बाद लिंग हान ने लड़की के हाथ से पानी की बोतल ली और पानी पिया। फिर उसने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूं और मुझे फिलहाल बीवी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर निकलने के बाद मैं तुम तीनों का एहसान जरूर चुकाऊंगा। मुझे अभी तक तुम्हारे नाम नहीं पता? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक आह की आवाज निकाली जिससे लिंग हान उलझन में पड़ गया। ताओइस्ट पुजारी ने यह देखा और उसके पास आकर हंसते हुए बोला, अगर वो गूंगी है तो कैसे बोलेगी? रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे साथ किसी कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा।
लिंगहान को इस बात पर गुस्सा आ गया। शायद पिछला मुक्का बहुत हल्का था, है ना? पर कोई बात नहीं, उसने शांति से कहा। खैर, लबुलु अब ये है कि अगर मैं कामयाबी से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें बचाने जरूर वापस आऊंगा। लड़की बस वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसका चेहरा शर्म से लाल था। इस बीच लिंगहान ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया था। उसने अपने होंठ भींच लिए, मन ही मन ये सोचते हुए कि उसे नहीं पता यहाँ का वर्ल्ड व्यू कैसा है या उसे क्या कैरेक्टर निभाना होगा। ये सब जानने के लिए उसे कुएं के शिखर तक तो चढ़ना ही पड़ेगा। तब कुएं के ऊपर कुछ दिखाई दिया जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। फिर उसने अपने नुकीले दांतों से लिंगहान की रस्सी को काट दिया। पलक झपकते ही रस्सी 2 टुकड़ों में बांट गई। लिंगहान का चेहरा उतर गया। फिर से ये नर्क जैसा नजारा तुम्हें ऊपर चढ़ने से रोक रहा है ना? लिंगहान गुस्से में चिल्लाया। पर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के इरादों को कम मत समझना। ये सुनकर साधु ने बेबसी से आह भरी। नमो बुद्धाय। ताओइस्ट फिर लिंगहान पर हंसने लगा। कन्फ्यूशन महात्मा वाकई अलग होते हैं। अब भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सिर्फ वो जवान लड़की फिक्रमंद थी और उसे ऊपर जाते हुए गौर से देख रही थी। लिंगहान ने अपनी मुट्ठियां भींची, पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी और चिढ़ते हुए बुदबुदाया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। फिर वो एक एक कदम ऊपर चढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज घंटे की आवाज गूंजी और देखते ही देखते लिंगहान कुएं के मुहाने तक पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी कि मैंने पहले अपनी एजिलिटी की प्रैक्टिस की थी, वरना आज तो काम तमाम हो गया होता। पर ऊपर का नजारा तो एकदम शांत था, वैसा डरावना बिल्कुल नहीं जैसा उसने अभी देखा था। लिंगहान अभी सोच ही रहा था कि पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। अरे बाप रे, काउंटी मैजिस्ट्रेट यहां है, सब जल्दी आओ। उस पुकार ने उसे चौंका दिया। लिंगहान झट से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में शक था। काउंटी मैजिस्ट्रेट? कौन? क्या इस हाई लेवल मार्शल आर्ट्स वाली फंतासी दुनिया में भी काउंटी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं? थोड़ी ही देर में उस खुली जगह पर चीखें गूंजने लगीं। काउंटी मास्टर, आप कल रात कहां चले गए थे? वो छोटा सिपाही यान आपको ढूंढ नहीं पाया और उसने तो लगभग हमारी जगह ही तहस नहस कर डाली थी। जो शख्स वहां पहुंचा वो डोंगलिन मंदिर का छोटा साधु तूफात था, जिसके साथ एक कुत्ता रस्सी का एक टुकड़ा चबा रहा था। कुत्ते को देखते ही लिंगहान को तुरंत कुछ समझ आया। उसने फौरन उस पर मुक्का ताना और गुस्से में चिल्लाया, अबे ओ कमीने कुत्ते, तूने ही मेरी रस्सी काटी थी ना? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। कुत्ता शायद डर गया और झट से मुड़कर भाग निकला। तूफात ये देखकर हक्का बक्का रह गया और शक भरी नजरों से पूछा, काउंटी मास्टर, आप अपने कमरे में आराम करने के बजाय इस बी तियानजी यांग युआन में क्या कर रहे हैं? लिंगहान, जो अब भी गुस्से में था, दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ये सब तुम्हारे उस मेरिट टावर ऐप की वजह से हुआ है। तूफात को कुछ समझ नहीं आया और वो बस बुदबुदाया, आप किस टावर ऑफ मेरिट ऐप की बात कर रहे हैं? साधु कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर लिंगहान एकदम सन्न रह गया। वो घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, नहीं, ये वो छोटा उस्ताद नहीं है। इससे तूफात बुरी तरह डर गया और चिल्लाया, काउंटी मैजिस्ट्रेट! पर लिंगहान की आंखों के सामने धुंध छा गई थी और बेहोश होने से पहले उसे बस तूफात के नन्हे पैर दिखाई दिए। तूफात बुरी तरह घबरा गया और चीखा, काउंटी मैजिस्ट्रेट, काउंटी मैजिस्ट्रेट, मुझे डराओ मत। गार्ड्स, जल्दी काउंटी मैजिस्ट्रेट को वापस यामेन ले चलो। जल्दी से मठाधीश को बुलाओ। ऊपर का शोर नीचे उस गमगीन कुएं तक गूंज उठा। वो जवान लड़की अब भी ऊपर देख रही थी और समझ न आने वाली आ की आवाजें निकाल रही थी। ये देखकर ताओइस्ट पुजारी बोला, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जल्दी से उसके पीछे जाओ, अब और देर मत करो। बोलते बोलते उसने अपने सीने के छालों को खुजलाया और बुदबुदाया, उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, बस होश में आने के बाद उसकी याददाश्त थोड़ी चली गई है। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। ताओइस्ट ने कहा कि वो उसके चरित्र पर शक कर सकती है पर उसकी मेडिकल स्किल्स पर नहीं। उससे मदद मांगना उसकी अक्लमंदी का सबूत था। उसकी मेडिकल स्किल्स बाकी ताओइस्टों से हजारों गुना बेहतर थीं। लड़की ने 2 बार आ की आवाज निकाली और फिर वहां से तेजी से निकल गई। ताओइस्ट उसका मतलब समझते ही गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, तू इसलिए आई क्योंकि तूने मुझे पास में देख लिया था? अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तू जेड प्योरिटी सेक्ट में जाकर गोल्डन एलिक्सर की भीख मांगेगी। फिर पास पड़ी एक तलवार उठाते हुए उसने चिढ़कर कहा, तेरे जैसी गूंगी से बात करना एनर्जी की बर्बादी है। जल्दी से मुझे वापस उस जेल ले चल। अगर तेरी सीनियर सिस्टर्स को पता चला तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो मेरा हाथ काट डालेंगी। बोलते बोलते उसने अपनी तलवार उस जवान लड़की की तरफ फेंकी जिसने फुर्ती से उसे हाथ से लपक लिया। ताओइस्ट आगे बोला, इस बार मैं तेरा एहसान चुकाने के लिए ये अपवाद कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तूने मुझसे उसे बचाने को कहा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये सुनकर वो लड़की सन्न रह गई पर उसने झट से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर ताओइस्ट अपनी खींच नहीं रोक पाया और बुदबुदाया, क्या वो इसके लायक है? अब तो मुझे इन किताबी कीड़ों से और भी ज्यादा नफरत हो गई है। कुछ दिनों बाद डोंगलिन मंदिर के एक बड़े कमरे में एक नौजवान बिस्तर पर सोया हुआ था। ये लिंगहान ही था। उस जगह से लौटने के बाद से वो होश में नहीं आया था। उसके अवचेतन मन में 2 आकृतियां थीं,
एक साफ और दूसरी धुंधली। फैंटेसी उपन्यासों के अपने तगड़े ज्ञान की बदौलत लिंग हान तुरंत समझ गया कि ये मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। वो मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ये हैंडसम चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ये पक्का पैरेलल यूनिवर्स में सोल ट्रांसमाइग्रेशन का मामला है। एक सच्चा जेंटलमैन, एकदम नेक इंसान। उस शरीर के असली मालिक की यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। उसका नाम भी ओयांग रोंग था, जिसे लोग लिंग हान बुलाते थे। एक कमजोर और बीमार रहने वाला शख्स। 4 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ और चाची ने उसे पाला पोसा। काउंटी लेवल के इम्तिहान में टॉप करने के बाद उसने व्हाइट डियर केव एकेडमी में दाखिला लिया। बाद में महारानी को सरहद पर जंग रोकने के लिए मनाने के इनाम में उसे 9th रैंक जेड नोबल साउथ ईस्ट 3rd रैंक स्कॉलर का खिताब दिया गया। अपना पद संभालने से पहले ही उसने अपनी मां की मौत के शोक में इस्तीफा दे दिया। उसकी मां को खास तौर पर इंपीरियल कंसोर्ट का सम्मान दिया गया था। राजधानी लौटकर अपना कार्यभार संभालने के बाद उसने राजकुमारी चांगलुओ के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते उसे पद से हटा दिया गया और लाठियों से पीटने के बाद लगभग जेल में डाल दिया गया। जनता के दबाव में आकर उसे दोबारा तैनात किया गया और प्रमोशन भी मिला, लेकिन दिखावे के लिए वो तरक्की थी। असल में वो एक डिमोशन था। उसे दूर दराज के लॉन्गजिंग काउंटी में पानी के मैनेजमेंट का प्रभारी काउंटी मजिस्ट्रेट बनाकर भेज दिया गया। ये यादें देखकर लिंग हान अपनी आह नहीं रोक पाया। तुमने इंसाफ और हक के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी रिपोर्ट पेश की। मेरे मुकाबले तुम कहीं ज्यादा काबिल हो। क्विंगल्यू के विद्वानों ने तुम्हें लिंग हान यानी एक सच्चा जेंटलमैन कहकर पुकारा और ये नाम तुम पर वाकई जचता है। उसी पल उस शरीर के असली मालिक ने उसकी तरफ झुककर सलाम किया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये देखकर लिंग हान घबराकर चिल्लाया, अभी गायब मत हो। क्या तुम पीछे कोई चीट कोड्स या कोई हैक टूल्स छोड़कर जा रहे हो? तब बाहर से आने वाली चीखों ने उसे हड़बड़ाकर जगा दिया। मुझे रोको मत। क्या तुम मरीज की जिंदगी और खींचने की कोशिश कर रहे हो? इसके बाद लड़ने भिड़ने की आवाजें आने लगीं। उलझन में पड़ा लिंग हान बिस्तर पर लेटा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सब खत्म हो गया। क्या कत्लेआम यहां तक पहुंच गया? क्या ये वो राजकुमारी है या महारानी ने मुझे ठिकाने लगाने के लिए किसी को भेजा है? क्या वाकई इतना बेरहम होना जरूरी है? लिंग हान से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झटपट उठ बैठा और भागने की तैयारी करने लगा। अब सोने का क्या फायदा? यहां से कल्टी मार लेना ही बेहतर है। पर भागने से पहले वो दरवाजे से बाहर झांके बिना नहीं रह सका। अगर ये बॉडी दोबारा मर गई तो क्या मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा पाऊंगा? मुझे अभी भी अपना ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देना है। बाहर वाकई तबाही का मंजर था। एक नौजवान हाथ में तलवार लिए एक छोटे साधु का पीछा कर रहा था और लगातार चिल्ला रहा था। लगभग 3 दिन हो गए और वो अभी तक होश में नहीं आया। मुझे हैरानी होगी अगर तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। लिंग हान ने डर के मारे जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसका चेहरा पीले से सफेद पड़ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दोबारा मरने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? अगर मैं सच में मर गया तो मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। उसी वक्त बाहर से कई लोग अंदर की तरफ भागे। सबसे आगे वाला साधु चिल्ला रहा था, देवी जी मेरे पीछे आइए, कुछ अनहोनी होने वाली है। वे जल्दी ही लिंग हान के आंगन के सामने पहुंच गए। मठाधीश ने उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई, जजमान रुक जाइए, ये सब एक गलतफहमी है। इस पवित्र बौद्ध स्थान पर हिंसा मना है। छोटे साधु ने उसे अपने रक्षक के रूप में देखा और गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, पर वो जवान कांस्टेबल यान आपे से बाहर हो गया और आगे झपटा। तुम सही वक्त पर आए हो। पाताल लोक में कुछ गड़बड़ हुई है। तुम अब नहीं बचोगे। जो कहना है नीचे जाकर कहना। मठाधीश ने खौफ में आकर विनती की, जजमान अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं कुछ भी सफाई नहीं दे पाऊंगा। कमरे के अंदर लिंग हान ने फिर से आवाजें सुनी और वो अब और भी ज्यादा दहशत में आ गया। लगता है कोई और भी आ रहा है। नॉवेल्स के प्लॉट के हिसाब से तो मुझे अब बाहर जाना चाहिए, है ना? इस बीच बाहर कांस्टेबल यान चिल्लाता रहा, अगर पाताल लोक के हालात नहीं सुधरे तो आज मैं तुम्हारा ये मंदिर तहस नहस कर दूंगा। लिंग हान ने दरवाजे से टेक लगाई, एक गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, सिर बाहर निकालूं तो भी तलवार है, पीछे खींचूं तो भी तलवार। इससे अच्छा है कि मैं सीधा धावा बोल दूं। उसी वक्त बाहर खड़े लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। एक औरत ने पास खड़ी नौकरानी के हाथ से डंडा छीन लिया और गुस्से में भुनभुनाई, बहुत धीरे चल रही हो, इसे इधर लाओ। इसके ठीक बाद वो औरत बेहद खूंखार तेवर के साथ कांस्टेबल यान की तरफ बढ़ी। मठाधीश ने उसे रोकने की कोशिश तो की, पर खुद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और बोले, इतनी उतावली मत होइए देवी जी। और फिर वही हुआ जो होना तय था। उस औरत के डंडे ने कांस्टेबल यान की तलवार पर जोरदार वार किया। उसने बड़ी बेरुखी से डांटा, मेरे सामने अपनी तलवार से मत खेलो। वो तलवार हवा में 80 बार घूमी और दूर जा गिरी। इसी बीच लिंग हान बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल रहा था। बनावटी शांति दिखाते हुए वो शिकायत करने लगा,
सुबह सुबह ये क्या खटपट लगा रखी है? पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो उड़ती हुई तलवार उसकी तरफ आई और एक धमक के साथ दरवाजे में जा धंसी, जिसे देखकर लिंगहान की लगभग पैंट गीली हो गई। लिंगहान के अंदर की चीखें निकल गईं। क्या ये सही है? ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है मेरे रिफ्लेक्सेस तेज हैं। तभी उस औरत ने लिंगहान को देखा और तेजी से उसकी तरफ लपकी। लिंगहान ने एक पल उसे गौर से देखा। रेशमी लिबास वाली ये महिला पक्का शेन नियांग होगी। उसने जल्दी से कहा, मैं वो नहीं। पर बात पूरी होने से पहले ही उसका चेहरा किसी नर्म और गोल चीज से जा टकराया। शू युआन सिसकते हुए बोली, मेरे मालिक, शुक्र है कि आप ठीक हैं। लिंगहान सिर कटने से तो बच गया, पर दम घुटने से नहीं बच पाया। शू युआन ने उसे फिर से झकझोरा और कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं नीचे आपके माता पिता और चाचा को क्या मुंह दिखाती? लिंगहान का सिर चकरा रहा था, फिर भी उसने किसी तरह कहा, मैं ठीक हूं। इस मोड़ पर कांस्टेबल यान भी भावुक होकर रोने लगा। लॉर्ड मिंग, आप ठीक हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। लिंगहान ने उसे एक सख्त नजर से देखा और हुक्म दिया, ऑफिसर यान, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? जल्दी से इन दोनों गुरुओं से माफी मांगो। साथ ही शू युआन को अचानक लगा कि अब उसकी शादी की बात चलाने का सही वक्त है। ऑफिसर यान बहुत आज्ञाकारी था। उसने तुरंत मट्ठाधीश के सामने झुककर कहा, अभी मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी। मैं आप दोनों गुरुओं से माफी मांगता हूं। उसकी इस हरकत ने मठाधीश को चौंका दिया। उन्होंने जल्दी से कहा, ऑफिसर यान, जल्दी खड़े हो जाइए। ये देखकर लिंगहान ने एक बेबसी भरी आह भरी, ओयांग लिंगहान, ये गरम खून वाला बेवकूफ तुम्हारा ही सिपाही है ना? चलो, कम से कम एक झगड़ा तो सुलझा। तभी लिंगहान को अचानक कुछ सुनाई दिया और वो हैरानी से चिल्लाया, ये घंटा कौन बजा रहा है? शू युआन ने उसे उलझन में देखा। घंटा? यहां तो सिर्फ हम ही हैं। लांग, क्या तुम्हारा सिर अब भी चकरा रहा है? मठाधीश ने भी लिंगहान से आराम करने को कहा, पर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त लिंगहान के अवचेतन मन में असल में एक पैगोडा मीनार दिखाई दे रहा था। वो सोच ही रहा था कि बिना किसी चीट कोड के ये ट्रांसमाइग्रेशन कैसे हो गया। और लो, वो यहां था। लिंगहान के सामने जो मीनार थी, उसका नाम था मैरिट टावर। इसे देखकर वो दंग रह गया। लिंगहान को और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसके चारों तरफ अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सैलाब उमड़ा और पलक झपकते ही लिंगहान उस टावर के पास पहुंच गया। करीब से देखने के बाद उसके मुंह से निकला, इतना हाई क्लास? बाहर से तो ये बहुत ही वीआईपी लग रहा है, पक्का अंदर से भी उतना ही शानदार होगा। लिंगहान अभी सोच ही रहा था कि टावर का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे वो सकपका गया। क्या ये मुझे अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा है? थोड़ा हिचकिचाने के बाद लिंगहान ने आखिरकार अंदर कदम रखा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो हवा में तैर रहा है। वो फौरन एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ओह, मेरा गोल्डन फिंगर आ गया। हालांकि अंदर पहुंचते ही लिंगहान तिरस्कार से बुदबुदाया, कितना अजीब है। टावर बाहर से तो इतना विशाल है, पर अंदर से एकदम काम चलाओ। क्या ये कोई किराए का गोल्डन फिंगर है? संभल कर, कहीं बुद्ध मेरिट पॉइंट्स ना काट लें। अपनी इस टिप्पणी के बावजूद वो पास ही लगे एक बड़े घंटे के पास गया, जिसके बगल में एक लकड़ी का हथौड़ा या अंच रखा था। उसने तुरंत उस ऐप के इंटरफेस को पहचान लिया जो माल चुरा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था। लिंगहान खुशी से चहका, यहां भी दुआओं वाला घंटा है। अगर इसे बजाने से मेरी मुराद पूरी होती है और मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो मेरे घर जाने की उम्मीद अभी जिंदा है। तब लिंगहान के सामने एक स्क्रॉल, लपेटने वाला कागज प्रकट हुआ। उत्सुकता में उसने उसे खोलकर देखा। उसमें बहुत सारी चीजें थीं, पर सबकी सब लॉक थीं। वो सोचने लगा कि इन आशीर्वादों के लिए कितने मेरिट पॉइंट्स चाहिए होंगे। नीचे से दूसरी चीज काफी काम की लग रही थी। जरूरत पड़ने पर यह लिंगहान के कुत्ते जैसी जान बचा सकता है, पर यह कर्मों के कर्ज, कार्मिक डेट्स को चुकाएगा। आखिर वो कैसा कर्म करेगा और ये मेरिट पॉइंट्स आएंगे कहां से? ये सोचते हुए लिंगहान की नजर अपने पैरों के पास पड़े लकड़ी के हथौड़े पर पड़ी। क्या ये उसे बजाने के लिए नहीं था, ताकि हर चोट पर मेरिट पॉइंट्स जमा हों? तो लिंगहान उस हथौड़े को उठाने गया, पर वो उसे हिला तक नहीं पाया। वो अभी उलझन में ही था कि उसके सामने कुछ शब्द चमक उठे, यूजर अकाउंट लॉक। लिंगहान सदमे में चिल्लाया, धत्त तेरे की, अकाउंट लॉक हो गया। क्या ये वाकई उस ऐप से जुड़ा है? ये एहसास होते ही वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा और सोचने लगा, मुझे पहले ही अपना अकाउंट टॉपअप कर लेना चाहिए था। मैंने वो डिवाइस इस्तेमाल करके लगातार क्लिक्स किए, शायद इसीलिए मेरा अकाउंट लॉक हुआ है। अगर उसका अकाउंट लॉक था और वो खुद अपने हाथों से उसे बजा नहीं पा रहा था, तो फिर थ्री विजडम मोनेस्ट्री से वो घंटे की आवाज कहां से आई? तब अचानक एक नोटिफिकेशन चमका। 100 मेरिट पॉइंट्स जोड़े गए, जिसने लिंगहान को चौंका दिया। उसके मेरिट पॉइंट्स बढ़ गए थे, पर वो उस वक्त कर क्या रहा था? क्या वो शू युआन की उन 2 पहाड़ियों में पहाड़ियों में अपना मुंह छिपा रहा था? नहीं, वो तो बस उस सिपाही और साधु के बीच के तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा था, जिससे शिवफा और मठाधीश की जान बच गई।
ये सोचते ही लिंग हान खुशी से झूम उठा। मैं समझ गया, इसका मतलब है कि मुझे नेक काम करने होंगे और मेरिट जमा करनी होगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके चारों तरफ ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ा और वो वापस असल दुनिया में आ गया। शू युआन ने लिंग हान को सुध बुध खोया देख घबराकर आवाज दी, लिंग हान, शेन नियांग को ऐसे मत डराओ। आसपास के सभी लोग फिक्रमंद थे कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया और उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। ये देख लिंग हान ने उन्हें तसल्ली दी, मैं ठीक हूं। फिर वो चोरी छिपे मुस्कुराया, ये मेरिट टावर किसी सिस्टम जैसा नहीं लग रहा, ये तो किसी दुकान जैसा है जहां मेरिट पॉइंट्स के बदले आशीर्वाद मिलते हैं। पर चलो, कुछ न होने से तो ये बेहतर ही है। अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरिट पॉइंट्स कैसे कमाने हैं, तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूं। ना कोई वक्त गंवाए, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लिंग हान को खोया खोया सा देखकर तूफाट ने धीरे से कहा, मास्टर, वो काउंटी मजिस्ट्रेट ने अभी अभी वो टावर देखा ना, कहीं वो इसे बहाना बनाकर हमें सजा तो नहीं दे रहा। अब्बोत ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, शायद नहीं। पर जैसे ही उसने ये कहा, लिंग हान ने एकदम जोर से पुकारा, ग्रैंड मास्टर, क्या आपके डोंगलिन टेम्पल में कोई टावर है जिसका नाम है टावर ऑफ मेरिट? ये सुनते ही अब्बोत कांप गया और बोला, काउंटी मजिस्ट्रेट जी, टेम्पल हर साल काउंटी ऑफिस में टैक्स रिपोर्ट करता है और इस बार की फ्लड से हमें टावर बनाने के लिए एक पैसा भी नहीं लगेगा। लिंग हान समझ गया वो क्या सोच रहा है, तो बेचैनी से सिसकारी भरते हुए बोला, अरे मैं तुमसे पैसा मांग नहीं रहा हूं यार, बस पूछ रहा हूं। अब्बोत ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर टावर की बात है तो साउदर्न डायनेस्टी के टाइम में हमारे टेम्पल में लोटस पगोड़ा था और उसके नीचे अंडरग्राउंड पैलेस भी बना हुआ था, लेकिन सुई के एम्परर वेन के राज में आग लग गई और पगोड़ा ढह गया। फिर दाकियान के एम्परर ताइजोंग के टाइम में टेम्पल ने उसी जगह पर नया पगोड़ा बनवाया, नाम रखा मेरिट पगोड़ा। उसमें बुद्धा रेलिक्स रखे गए थे, लेकिन जिस साल मैं अब्बोत बना उसी साल फिर आग लग गई और वो भी ढह गया। लिंग हान ने यह सुनकर शक भरी आवाज में बुदबुदाया, जो तुमने अभी अंडरग्राउंड पैलेस कहा ना, वो प्योर लैंड अंडरग्राउंड पैलेस तो नहीं? अब्बोत ने सिर हिलाया, बिल्कुल वही। प्योर लैंड अंडरग्राउंड पैलेस हमारी टेम्पल की टीचिंग्स को इनहेरिट करता है और वहां एक हाई रैंकिंग मोंक रहते हैं जो बुद्धा बन चुके हैं। एसेंशन टू प्योर लैंड। लिंग हान की आंखें चमक उठी। वो अब्बोत के और पास आया और पूछा, एसेंशन? सच में? अब्बोत उसकी बात से डर गया, कांपती आवाज में बोला, हाँ जी बिल्कुल सच है, क्योंकि वो वेनरेबल मोंक मेरे ग्रैंड अंकल हैं, मास्टर झोंगमा। याद रखिएगा, उस टाइम अंडरग्राउंड पैलेस का गेट जो दशकों से बंद था वो अचानक खुल गया और मेरे ग्रैंड अंकल जो कई सालों से गायब थे बीच में बैठे हुए थे। वो कई साल पहले पास अवे हो चुके थे, लेकिन उनका चेहरा वैसा ही था जैसा जिंदा रहते थे। वो बुद्धा बन चुके थे और उनके पास अभी भी वो 4 अक्षर लिखे थे, रिटर्निंग एंड कमिंग। ये कहते कहते अब्बोत ने हाथ जोड़े और बुदबुदाया, बुद्धा की टीचिंग्स अनंत हैं, सब सेंटिएंट बीइंग्स को यूनिवर्सली सेव करती हैं, प्योर लैंड में रीबर्थ कराती हैं और अनंत फ्रीडम देती हैं। यही वजह थी कि ये टेम्पल इतना पॉपुलर था। लिंग हान ने यह सुनकर लंबी सांस ली और बोला, रिटर्निंग एंड कमिंग, लगता है सब कुछ हेवन ने पहले से तय कर रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अंडरग्राउंड पैलेस के बीच में लोटस थ्रोन बनवाया, लेकिन उस पर कोई बुद्धा स्टैच्यू नहीं रखा, पूरी तरह खाली छोड़ दिया। अब्बोत की आंखें भर आईं। वो बोला, हाँ जी, हमने फिर कभी बनवाया ही नहीं। टेम्पल में इनकम और ऑफरिंग्स बहुत आती हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं की कि दूसरा पगोड़ा बनवाएं। अब्बोत की हालत देखकर लिंग हान को भी थोड़ा दया आ गई। उसने एक ऐसा सवाल पूछ दिया था जिससे अब्बोत आधा मर ही गया था, लेकिन उसे कुछ समझ भी आया। लगता है वापस लौटने का राज शायद इसी अंडरग्राउंड पैलेस से जुड़ा है। लिंग हान उस असेंडिंग मास्टर के लोटस प्लेटफॉर्म पर जागा। मास्टर की रेलिक वाली लैंप को क्लाइंबिंग हुक की तरह इस्तेमाल करके उनके लिए फिजिकल असेंशन कर दिया। ठीक उसी पल उसके कानों में एक गोंग की आवाज गूंजी, मतलब उसके मेरिट पॉइंट्स फिर बढ़ गए थे। उसे जाकर चेक करना पड़ेगा। बहुत जल्दी लिंग हान अपने सबकॉन्शियस में घुस गया, लेकिन अंदर का सीन देखते ही उसका चेहरा उतर गया। अरे नहीं यार, क्या लाफिंग ऑफ हेल भी उसके मेरिट पॉइंट्स काट रहा था? लिंग हान को अब मेरिट पॉइंट्स बढ़ने घटने के रूल्स समझने थे। अगर 0 हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस आया। सबकी तरफ देखकर बोला, तुम सब मेरे काम से इतना परेशान हो गए हो, प्लीज जाओ और जल्दी रेस्ट कर लो। अब्बोत ने तुरंत झुककर कहा, तो फिर मैं फीमेल बोधिसत्व के लिए रेस्टिंग रूम अरेंज कर देता हूँ। शाओयान ने भी सम्मान से झुककर बोला, लॉर्ड, मैं इजाजत चाहता हूँ। लिंग हान ने उसे उठाया और दिल से कहा, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। यह सुनकर कांस्टेबल के चेहरे पर हैरानी छा गई। लिंग हान हंसते हुए बोला, लूलांग, तुम मुझे ओल्ड लू तो नहीं बुला सकते ना? लूलांग सुनने में ज्यादा क्लोज लगता है। लूलांग इमोशनल हो गया, बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंडरवर्ल्ड जैसा कोई इतने छोटे आदमी से इतना क्लोज हो सकता है। लूलांग को यह तरीका बहुत पसंद आया। लूलांग हमेशा अंडरवर्ल्ड की बात मानेगा। इतना कहकर उसने लिंग हान को फिर झुककर प्रणाम किया, जिससे लिंग हान घबरा गया। अरे उठो यार। दूसरी तरफ के दोनों अब्बोत भी डर के मारे भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर लिंग हान ने लूलांग को विदा किया।
दोनों चलते चलते खुशी खुशी बातें कर रहे थे। लिंगहान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उस दिन तुमने हमारी जान बचाई लू लांग, हम अभी तक ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाए। यान लू ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मिंगफू को लकी स्टार का आशीर्वाद मिला था। वैसे भी मैं शर्मिंदा हूं, उस दिन मिंगफू को बचाने वाला मैं नहीं था। लिंगहान हैरान होकर बोला, किसी और ने बचाया मुझे? लू लांग ने धीरे धीरे पूरी बात सुनाई। उस दिन बटरफ्लाई स्ट्रीम में पानी बहुत ऊंचा था, तेज धारा और डूबे हुए पत्थर भरे हुए। मिंगफू का सिर पत्थर से टकराया। धारा इतनी तेज थी कि नौकर चाकर पास भी नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन एक बहादुर कुक ने झट से डाइव लगाई और लिंगहान के पास पहुंच गया। खुद की चोटों की परवाह किए बिना व्हर्लपूल से उसे बाहर निकाला। अगर वो न होता तो लिंगहान शायद मर ही जाता। उसके बाद उस कुक ने और भी कई औरतों बच्चों को तेज धारा से बचाकर किनारे पर पहुंचाया, फिर चुपचाप चला गया। यान लू इन दिनों उसे मिलने जाने वाला था। लिंगहान ने गंभीर होकर कहा, सेल्फलेस सेविंग, 2 दिन रेस्ट करने के बाद मैं खुद जाकर इस हीरो को थैंक यू बोलूंगा। काउंटी टाउन में आई फ्लड ने सब तबाह कर दिया था। ये क्या था, हेलिश एबिस नहीं तो? लिंगहान ने ओरिजिनल ओनर से वादा किया था कि फ्लड कंट्रोल करेगा, लेकिन वो कोई संत नहीं था, वो सिर्फ मेरिट के लिए कर रहा था। सोच विचार के बाद लिंगहान ने ऑर्डर दिया, लू लांग, तुम काउंटी ऑफिस जाओ और कह दो कि 3 दिन बाद मैं पहाड़ से नीचे आ रहा हूं। यान लू ने तुरंत ऑर्डर मान लिया। समझ गया लॉर्ड मिंग, आप ही वो इंसान हैं जिनकी यान लू अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत करता है। आपने कहा था कि 4 साल के अंदर लॉन्गचेंग काउंटी की फ्लड सिचुएशन पूरी तरह सॉल्व होनी चाहिए और हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लिंगहान शक भरी नजर से पूछ बैठा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? यान लू ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोला, मुझे यकीन नहीं कि कोई ऐसा शख्स जो गोल्डन थ्रोन हॉल में खड़े होकर एम्प्रेस के सामने सच बोलने की हिम्मत करे, वो खास तौर पर यहां आकर हम जैसे गरीब बेचारे लोगों को ठगेगा। बातें तो धोखा दे सकती हैं, लेकिन काम नहीं दे सकते। सबने देखा था कि लिंगहान डूबने से पहले क्या क्या किया था। एक ऑफिशियल जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने दौड़ा, वो कितना बुरा हो सकता है भला? लिंगहान ये सुनकर एकदम खामोश हो गया। ओ यंग लिंगहान, उसका वो नेक और राइटियस जेंटलमैन वाला इमेज उसे कुचल रहा था। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद यान लू ने झुककर अलविदा कहा, लॉर्ड मिंग, फिर मिलते हैं। लिंगहान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, परेशान किया। तभी चू युआन पास आई और बोली, लिंगहान, अगर कोई तलवार ठीक से भी नहीं पकड़ पाता तो उसे मनाने में टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? लगता है इस जमाने में ऑफिशियल और आम आदमी के बीच का फर्क 2 लेवल पर बांटा हुआ है। लिंगहान बेचैनी से सिसकारी भरते हुए बोला, आंटी, अगर एम्परर मेरी तरह पानी में गिर जाते तो क्या मैं तुरंत कूदकर उन्हें बचाता? चू युआन गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर डांटने लगी, क्योंकि वो एम्प्रेस हैं, मर्द औरत का छूना छुआना नहीं होता। अगर कोई कूदे तो फीमेल ऑफिशियल कूदे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? बस डांटने से काम नहीं चला, वो शादी की लंबी चौड़ी लेक्चर देने लगी। लिंगहान के कान बजने लगे। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद भी शादी की जिद? वो जल्दी से बोला, आंटी, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं, दवा लेकर थोड़ा लेट जाता हूं, आप भी रेस्ट कर लो। और फिर सीधे भागा। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चू युआन बाहर से दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन वो अंदर ही रहा। वो गुस्से से भौहें चढ़ाकर सोचने लगी, हर बार शादी का नाम आते ही लिंगहान कोई ना कोई बहाना बना लेता है। क्या किताबें पढ़ पढ़कर वो इतना डिटैच हो गया है कि इच्छा ही खत्म हो गई? लेकिन अच्छा ही हुआ, बाद में टेस्ट कर लेगी। कमरे के अंदर लिंगहान ने चू युआन से बचकर राहत की सांस ली। इस जमाने में शादी की बात समझ आती है, लेकिन एक औरत का अकेले बच्चा पालना डरावना है। उसे थोड़ा रेस्ट करके ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज प्रोसेस करनी थी। कमरे में बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए वो सीधे बिस्तर पर बैठ गया और सिसकारी भरी, सिर दुख रहा है यार। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के अंदर से अचानक एक औरत की आवाज आई, माय लॉर्ड, सिर दर्द हो रहा है तो दवा ले लीजिए। लिंगहान चौंक गया, अरे यार, कमरे में और कोई है? उसका चेहरा बिगड़ता देखकर वो औरत घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, मैं सिला की सर्वेंट हूं, नाम है बांजी। मेरी मिस्ट्रेस ने कहा था कि दवा लेकर यहां इंतजार करूं और यंग मास्टर की सेवा करूं। लिंगहान ने भौहें चढ़ाई। ये चू युआन की नई सर्वेंट थी तो यहां क्या कर रही थी? लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया, इस जमाने में सर्वेंट खरीदना अमीरी दिखाने का तरीका था और चू युआन उसे इस्तेमाल करके उसका नेक जेंटलमैन वाला स्टेटस टेस्ट कर रही थी। ये सोचकर लिंगहान खुद से बुदबुदाया, अगर टावर ऑफ मेरिट ना होता तो शायद सब कुछ गंवा बैठता। कितना इरिटेटिंग है यार। उसे ऐसा देखकर बांजी ने सोचा कि बीमारी और गंभीर हो गई है। लिंगहान को उसकी सोच का पता नहीं था। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या ये परफेक्ट टूल नहीं मेरिट पॉइंट्स बढ़ने घटने को टेस्ट करने के लिए? ये सोचते ही लिंगहान ने तुरंत बांजी को बिस्तर पर धक्का दे दिया। गंभीरता से ऑर्डर दिया, हाथ आगे करो। अब तुम मेरी बात सुनो, हम एक खास तरह का गेम खेलेंगे, बहुत डरना मत। ठीक है। बांजी बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मान गई। यही तो मकसद था जिसके लिए चू युआन ने उसे भेजा था। बांजी बस तरह तरह की बकवास सोच रही थी।
लिंग हान ने बस उसका हाथ पकड़ा रहा। जब तक महसूस किया कि मेरिट टावर में कोई रिएक्शन नहीं आया तो छोड़ना चाहा, लेकिन बानजी ने हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया, जिससे लिंग हान घबरा गया। बानजी, ये क्या कर रही हो? बानजी ने डरते डरते धीरे से कहा, अगर लॉर्ड मुझे बेडसाइड पर मेडजर्वेंट बनाना चाहते हैं तो ये सर्वेंट मना नहीं करेगी। इतना करने के बाद भी मेरिट टावर डीएक्टिवेट नहीं हुआ। लिंग हान के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। उसने बानजी को दबाकर रखा और फुसफुसाया, बानजी, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। बानजी ने सिर हिलाया। बोलिए माय लॉर्ड। लिंग हान बिना हिचक बोला, अंदर से मुझ पर रेसिस्ट करो, मुझसे नफरत करो, पूरी तरह घृणा करो और मुझे एक विलन मानो जो तुम्हारी पवित्रता को डिफाइल करना चाहता है। यह सुनते ही बानजी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। सैकड़ों इमोशंस एक साथ उभर आए। बाहर छिपकर सुन रही चू युआन ने भी ये रिक्वेस्ट सुनी और मन ही मन सोचा, ये किस तरह की पसंद है भाई। कमरे के अंदर बानजी के कोई रिएक्शन न दिखने पर लिंग हान ने जल्दी कहा, क्यों कुछ बोल नहीं रही? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं कोई पर्वर्ट नहीं हूं यार। लेकिन टावर ऑफ मेरिट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो बेचैनी से सिसकारी भरा। लगता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में कोई भी रिक्वेस्ट फोर्स नहीं की जा सकती। मकसद पूरा न होने पर लिंग हान ने उसे डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, मुझे थोड़ा पीस एंड क्वाइट चाहिए। बानजी डर के मारे भागी, स्कर्ट लहराती हुई। जी लॉर्ड, आप आराम कीजिए और जल्दी रिकवर हो जाइए। जैसे ही बाहर निकली, वो झू युआन को सारी बात सुना रही थी। लिंग हान ने अंदर से सब सुना। वो बेचैनी से सिसकारी भरते हुए बुदबुदाया, सच में कड़वी दवा है ये, लेकिन ऐसे प्रोब करके काम नहीं चलेगा। इससे पता नहीं चलेगा कि मेरिट एग्जैक्टली कैसे डिडक्ट होगा। मुझे कोई मौका ढूंढकर अंडरग्राउंड पैलेस वापस जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करना होगा। थोड़ी देर बाद अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर जब लिंग हान नीचे उतरा तो सिर्फ मोंक दिखा। उसने शक भरी आवाज में पूछा, म्यूट वुमन और टॉइस्ट कहाँ हैं? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फूड बास्केट उठाया और बूजी के पास गया। लिंग हान धीरे धीरे बोला, गुड इवनिंग मास्टर बूजी, ट्राई करो ये। तुम सही कह रहे थे, काउंटी टाउन की सिचुएशन सच में हेलिश है। ये कहकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये वो जगह थी जहां मास्टर झोंग मा ने एसेंट किया था। इसमें क्या क्या राज छिपे हैं? पिछली बार उसे अंडरग्राउंड चैम्बर में ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। अब गौर से देखा तो दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थीं। प्रिंस महासत्व खुद को टाइगर को खिला रहे हैं। किंग सी अपनी मांस काटकर एक पक्षी को बचा रहे हैं। किंग क्वाइमो अपनी आंख बलिदान कर रहे हैं और किंग युए गुआंग अपना सिर दे रहे हैं। ये सब बुद्धा के एनलाइटनमेंट से पहले की लाइफ की स्टोरीज थीं। क्या एसेंशन का राज इन चारों पेंटिंग्स से जुड़ा है? लिंग हान खड़ा होकर लंबे वक्त तक उन्हें देखता रहा, फिर बुदबुदाया, सारी पेंटिंग्स का कोर एक ही मैसेज देता है, दया से भरे दिल से अपनी इंटरेस्ट्स बलिदान करके सेंटिएंट बीइंग्स को बचाना। क्या टावर ऑफ मेरिट का मेरिट एक्यूमुलेशन भी इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है? तभी उसकी नजर कहीं पड़ी और वो हैरान होकर बोला, वो वहां क्या चमक रहा है? उत्सुकता से वो उस तरफ बढ़ा और एक ग्लोइंग रेलिक दिखी। उसने जिज्ञासा से हाथ बढ़ाकर उठाने की कोशिश की तो ईंट पर कुछ अक्षर खुदे हुए मिले। समझ पाता कि क्या हो रहा है, तभी उसके दिमाग में एक घंटी बज उठी, जिससे वो चौंक गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक लिंग हान के दिमाग में 4 शब्द फ्लैश हुए, रिटर्निंग एंड कमिंग बैक, और साथ ही टावर ऑफ मेरिट रिएक्ट कर गया। ये एक नया कर्मिक रिवॉर्ड था। अगर मास्टर शान दाओ झूठ नहीं बोल रहा था तो मास्टर झोंगमा सालों पहले इसी लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए प्योर लैंड में एसेंड हो चुके थे। क्या प्योर लैंड वेस्टर्न हेवन है या हर किसी के लिए अलग अलग? क्या ये सब महज संयोग हैं या ये लिंग हान का घर वापसी का रास्ता है? इस कर्मिक रिवॉर्ड को एक्सचेंज करने के लिए कितने मेरिट पॉइंट्स चाहिए? जैसे उसके सवालों का जवाब दे रही हो, मेरिट बेल अचानक बज उठी। रिटर्निंग ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए 10,000 मेरिट पॉइंट्स चाहिए। लिंग हान इतना गुस्सा आया कि हंसी निकल आई। अभी मेरे पास सिर्फ 100 मेरिट पॉइंट्स हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए 10,000। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं होगा। जब हेलिश जोक्स मेरिट पॉइंट्स काट रहे हैं तो 10,000 कैसे जमा होंगे? और लोटस लैम्प में वो जेम क्या है? क्या वो किसी हाई रैंकिंग मोंक की रेलिक है? ये सोचकर लिंग हान ने उसे उठाया, लंबे वक्त तक देखा, फिर बोला, ये वाला थोड़ा अलग लग रहा है। पहले इसकी लाइट की वजह से ही मुझे कर्मिक रिवॉर्ड मिला था। तब उसके दिमाग में 2 विरोधी आवाजें घूमने लगीं। एक फरिश्ते जैसी कह रही थी, मत लो इसे। दूसरी शैतान जैसी, ले लो यार। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लिंग हान ने लंबी सांस ली, फिर हिम्मत करके बोला, हाँ जी, हाई रैंकिंग मोंक्स की रेलिक्स को ऐसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये चमक रही है तो ये नाइट इल्यूमिनेटिंग पर्ल ही होगी। यहां छोड़कर धूल जमा होगी। मैं इसे लेकर जाऊंगा और मोंक्स के लिए सेफ गार्ड करूंगा। लिंग हान खुशी खुशी महसूस कर रहा था। तभी बूजी ने अचानक बोल दिया, पैटर्न, ये प्योर लैंड है, ऊपर अनंत हिल है। उसने कुछ और भी कहा, प्योर लैंड को प्रोटेक्ट करके ही हिल में सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन लिंग हान ने ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में वापस पहुंच गया। अगली सुबह अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर 3 विजडम्स कोर्टयार्ड के गेट पर लिंग हान अबोध से मिलने पहुंचा।
उसे देखते ही अब्बोत ने हाथ जोड़े और बोला, अरे अंडरवर्ल्ड, इतनी सुबह सुबह इतना चाउस क्यों फैला रहा है? ये सुनकर लिंगहान हैरान होकर बोला, आप कैसे पहचान लेते हैं? अब्बोत ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, लॉन्गचेंग काउंटी में मुझे ढेर सारे टाइटल्स मिले हैं और मेरी आंखें एक चमकदार आईने जैसी हैं। फिर बोला, जो जानता हूं वो बताऊंगा, तुम फ्रीली बोलो। इसलिए लिंगहान ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने पहले सुना था कि डोंगलिन टेम्पल ना जिन सेक्ट है, न विनय सेक्ट, बल्कि एक ट्रू प्योर लैंड सेक्ट है। मास्टर के मुताबिक क्या इस दुनिया में सच में प्योर लैंड एग्जिस्ट करता है? प्योर लैंड कहाँ है? ये सुनते ही अब्बोत जोर से हंस पड़ा। हाँ, अंडरवर्ल्ड को इस सवाल से परेशानी हो रही है। उसकी हंसी देखकर लिंगहान थोड़ा असहज होकर बुदबुदाया, मास्टर मैं सीरियस हूं। उसकी सीरियसनेस देखकर अब्बोत ने हंसी रोक ली। अचानक उसने अपना हाथ लिंगहान के सीने पर रखा और धीमी आवाज में बोला, प्योर लैंड तो यही है। अंडरवर्ल्ड को इस बूढ़े मूंग से बाहर पूछने की क्या जरूरत? जहां प्योर लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है वही प्योर लैंड है। ये सुनकर लिंगहान खुद भी अपना हाथ सीने पर रखकर सोच में पड़ गया। प्योर लैंड यही है। लंबे वक्त बाद उसने कहा, मैं बहुत ज्यादा एक्सटीरियर पर फोकस कर रहा था। शुक्रिया मास्टर शानदाओ एक्सप्लेनेशन के लिए। अब्बोत ने शांत होकर कहा, अच्छा हुआ अंडरवर्ल्ड का डाउट क्लियर हो गया। मैं अब टेम्पल जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद लिंगहान अभी भी थ्री विजडम्स एकेडमी के गेट के सामने खड़ा था। भौहें चढ़ाए बुदबुदा रहा था। सीखने के लिए सुनना और सीखना जरूरी है। गहराई से सोचने के लिए ध्यान से रिफ्लेक्ट करना और प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए अमल में लाना। फिर हाथ हिलाकर वो जोर से हॉल के अंदर कदम रखा। लिंगहान धीरे धीरे बोला, बैरियर्स तोड़ना, प्योर लैंड को प्रोटेक्ट करना, ये वो काम है जो तुमने मुझे करने को कहा था ना? मैं सही हूं ना ओयांग लिंगहान? उसने बगल की तरफ देखा जहां ओरिजिनल ऑनर की सोल पड़ी थी, लेकिन बहुत जल्दी वो सोल गायब हो गई। पूरी तरह से घुल मिलकर कुछ भी नहीं रह गया। ये देखकर लिंगहान एक्साइटेड होकर चिल्लाया, तो फिर जब तक मैं जो कर रहा हूं वो मेरी कंसाइंस के खिलाफ नहीं है, मेरिट डिडक्ट नहीं होगा। मैं कितना स्मार्ट हूं यार। बस ये कहते ही किसी ने उसका कान पकड़ लिया। दर्द से वो चीख पड़ा। चू युआन थी जो डांटने लगी, सुना है आज तुम टेम्पल छोड़कर जाने वाले हो। इतनी जल्दी नीचे क्यों जा रहे हो? कुछ दिन रेस्ट कर लो, कोई ब्लेम नहीं करेगा। लिंगहान ने उसकी पकड़ से छूटकर सिसकारी भरी। आंटी ऐसा मत बोलो, मैं टेम्पल का गार्जियन हूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। मैं बैग पैक करने जा रहा हूं। फिर वो मुड़ा और भाग खड़ा हुआ, चू युआन को पीछे छोड़कर जो डांट रही थी। अच्छा जी, तो जा पहाड़ से नीचे, अब आंटी की कोई फिक्र मत करना। लिंगहान रुक गया, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोला, आंटी को यहां रहना पसंद नहीं। चलो मैं किसी को भेजता हूं जो आंटी को नानलिंग तक एस्कॉर्ट करके ले जाए। लू लांग। बस इतना कहते ही यान लू हाजिर हो गया। लिंगहान ने तुरंत ऑर्डर दिया, जल्दी आंटी का सामान पैक करो। नहीं, ये सुनते ही चू युआन ने जोर से चिल्लाया, फिर बड़बड़ाने लगी, तुम जाना चाहते हो पहाड़ से नीचे तो जाओ, लेकिन ग्रेट झो के कानून के मुताबिक एक मंडारिन को पोस्ट पर अपनी बीवी बच्चों को साथ ले जाना चाहिए, या कम से कम कोई रखैल तो रखनी चाहिए। ये सुनकर लिंगहान सीरियस होकर बोला, हमारे नानलोंग में ओयांग क्लैन को 5 बड़े क्लैन और 7 पावरफुल फैमिलीज गरीब बेचारा परिवार मानती हैं। मैं उन 5 क्लैन की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। चू युआन फिर डांटने लगी, क्या मेरा बेटा कोई कम टैलेंटेड और वर्चुअस नहीं? मशहूर जेंटलमैन है, कोई गरीब बेचारा थोड़े है। लिंगहान थक गया, चुपके से खिसक लिया, लेकिन चू युआन को पता नहीं चला। वो जोश में जारी रही, मुझे अभी तुम्हारी आंटी को ये मौका पकड़ना है तुम्हारे लिए। अभी मत जाओ नीचे, मैं अकादमी से तुम्हारे रिस्पेक्टेड ट्यूटर को यहां बुला लूंगी। लेकिन जब वो बोलकर खत्म हुई तो कोर्टयार्ड में कोई नहीं था। इधर लिंगहान और यानलू कमरे में वापस आ चुके थे। उसने जल्दी कहा, लूलांग बाहर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। यानलू दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया जैसा कहा गया था। लिंगहान अंदर गया और तेजी से अपना सामान पैक करने लगा। उसे अभी उस बहादुर वॉरियर से मिलना था जिसने उसे बचाया था। तभी वो ग्रीन पर्ल जो उसने उठाई थी अचानक गिर पड़ी और गायब हो गई। वो घबराकर ढूंढने लगा, मेरी नाइट पर्ल कहां चली गई यार? उसी पल पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? लिंगहान ने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया, अपना सामान उठा रहा हूं, तुम कौन हो? लेकिन जो सामने आया था उसने ठंडे लहजे में ऑर्डर दिया, ये तुम्हारा सामान है, नीचे रखो। लिंगहान ने ठंडे से नाक सिकोड़ी, क्यों रखूं, ये तुम्हारा है क्या? बस इतना कहते ही सामने वाले की आंखें तेज हो गईं। तुरंत बाद उसने लिंगहान को जोरदार लात मारकर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। लड़की ठंडे लहजे में बोली, बेशर्म छोटा चोर, मेरे सीनियर ब्रदर का सामान चुराने की हिम्मत। लड़की ने लिंगहान को घूरते हुए ठंडे अंदाज में कहा, मेरे सीनियर ब्रदर का सामान चुराने की हिम्मत? मैं लॉन्गचेंग काउंटी की मजिस्ट्रेट हूं, तुम्हें पकड़वाऊंगी और मेरे सीनियर ब्रदर के हवाले कर दूंगी तुम्हारी सजा तय करने के लिए। ये सुनकर लिंगहान एकदम स्तब्ध रह गया। मन ही मन सोचा, अरे नहीं, ये तो लड़का बनकर घूम रही लड़की है। वो है। तभी बाहर से एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर घुसा। यानलू था जो गुस्से में चिल्लाया, मिंगफू डरो मत, जो भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा मैं यानलू लांग उससे जान की बाजी लगा दूंगा। लड़की घबराई नहीं,
बल्कि तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोली, अरे वाह, साथी भी हैं। पहले मेरे सीनियर ब्रदर डूब गए, फिर छोटे मोटे चोरों ने टारगेट कर लिया। मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगी। ये देखकर लिंगहान ने रोकने की कोशिश की। लू लांग, मत मारो, मैं उसे जानता हूं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लड़की ने यान लू को एक लात मारकर दीवार से टकरा दिया। यान लू कांपती आवाज में बुदबुदाया, मिंगफू, ये क्यों कल्टीवेटर है, जल्दी भागो। लिंगहान ने बेचैनी से सिसकारी भरी, अभी तक तो मैंने तुम्हें किसी को हराते नहीं देखा, तो कौन किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? उधर लड़की बहुत गुस्से में थी, दांत पीसते हुए बोली, मेरा सीनियर ब्रदर लॉन्गचिंग काउंटी आया तो ऐसे ट्रीटमेंट मिला, सच में दिल टूट गया। ये देख लिंगहान ने जल्दी कहा, रुक जाओ रुक जाओ, क्या मुमकिन है कि मैं ही तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं? बस इतना कहते ही लड़की चौंक गई। आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन आया, लेकिन फटाफट गुस्से से चिल्लाई, अरे हरामी चोर, मेरा सीनियर ब्रदर ऐसी गंदी हरकतें नहीं करता। लिंगहान ने बेचैनी से सिसकारी भरी, ठंडे लहजे में समझाया, ये मेरा कमरा है, कोई गंदी हरकत नहीं हो रही। तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो मैंने पिछले कुछ दिनों में इम्पल्स में लिखी थी। पेज 18 पर हर लाइन का पहला शब्द पढ़ो। लड़की और ज्यादा कंफ्यूज हो गई, अविश्वास से बुदबुदाई, ये तुम छोटा चोर कविता भी लिखना जानता है? लिंगहान बुरा मानकर बोला, मैंने कहा ना, मैं छोटा चोर नहीं हूं। लड़की ने वो शेर पढ़ने शुरू किए। पढ़कर खत्म होते ही हैरान होकर बोली, तुम? उसे पहचानते देख लिंगहान ने सिसकारी भरी और सिर हिलाया, हाँ जी, मैं ही हूं। लड़की को आखिरकार यकीन हो गया। उसने माफी मांगते हुए लिंगहान का हाथ पकड़ा और पुकारा, सीनियर ब्रदर। लिंगहान ने शांत होकर जवाब दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, जूनियर सिस्टर। थोड़ी देर बाद कोर्टयार्ड में लिंगहान और वो लड़की बैठकर चेन काउंटी के शिये क्लैन के शिये युन से बातें कर रहे थे। वो धीरे धीरे बोला, जब वो जिंदा थीं, तुम्हारी मास्टर वाइफ बहुत नेक थीं, इसलिए मैंने उनके लिए यहाँ बुद्धिस्ट पगोड़ा बनवाया। हर साल रेनी सीजन में आकर विजिट करता हूँ। इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं था, लेकिन यहाँ आया तो तुम्हारी आंटी से मिला। सुना कि तुम इंजर्ड हो, तो लिंग जियांग को साथ ले आया। उम्मीद है तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लिंगहान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, तो बात यह है, मैंने आपको परेशान किया मास्टर। लोयांग में प्रिंसेस चांगले के क्राइम्स एक्सपोज करके शायद आपको बहुत डिसअपॉइंट किया होगा। शेयुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल उल्टा, तुमने कुछ गलत नहीं किया और मुझे ऐसे डिसाइपल पर बहुत खुशी है। फिर बोला, अगर तुम में इंटेग्रिटी की कमी होती तो मैं सच में डिसअपॉइंट होता। उम्मीद है लॉन्गचिंग काउंटी की ये ट्रेनिंग तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल एस्पिरेशंस भुला ना दे। लिंगहान हैरान रह गया, मन ही मन सोचा, तो ओरिजिनल ऑनर ने बाओली फैक्शन की प्रिंसेस चांगले को ऑफेंड करके भी अपनी पोजीशन बचा ली और लॉन्गचिंग काउंटी तक पहुंच गया, सब शिये युन की प्रोटेक्शन की वजह से। तब मैं मैडम शेन जू युआन ने अचानक बोला, मिस्टर शिये, आप यहां हैं तो आप सीरियस बातें छोड़िए, डोंगलिन टेम्पल का वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए ना। शिये युन ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जेन बिल्कुल सही कह रही हैं। लिंग जियांग, लिंगहान, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। शेन मां ने भी हंसते हुए सहमति जताई। लिंग जियांग, आज सुबह जब तुम हमारे दान लांग से मिली, क्या वो लड़का तुम्हें कहीं ऑफेंड तो नहीं कर गया? लिंगहान ने सिसकारी भरी, अरे हाँ, शेन मां ने ही अपनी जूनियर सिस्टर को उसके कमरे में भेजा था। लिंग जियांग ने हिचकिचाते हुए बुदबुदाया, भाई लिंगहान ने बिल्कुल ऑफेंड नहीं किया, उल्टा मैं ही अभी गलतफहमी में थी। लिंगहान ने एक पीस अचार वाला मूली उठाया। जूनियर सिस्टर जियांग अभी थोड़ी सरप्राइज्ड थी। पिछले 2 साल से मैं मास्टर के लेटर्स में अक्सर तुम्हारी बातें सुनता रहा हूं और आज पहली बार मिल रहा हूं। जैसा सोचा था, जूनियर सिस्टर सच में ब्यूटीफुल और टैलेंटेड हैं। फिर उसने वो मूली लिंग जियांग के कटोरे में डाल दी। वो सरप्राइज होकर चखी, आंखें चमक उठी। ये रिएक्शन देखकर मैडम शेन हंस पड़ी। देखा ना, मैंने कहा था ना, दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। शिये युन भी हंसे। बस लिंगहान और लिंग जियांग ही शर्मिंदा होकर रह गए। लिंगहान ने मैडम शेन को एक तरफ खींच लिया। वो शक भरी नजर से बोली, दान लांग, क्या मैडम शेन की अरेंजमेंट से शिकायत है? लिंगहान ने सिसकारी भरी, मैडम शेन, आपने ये बात मास्टर को तो नहीं बताई ना? मैडम शेन ने नाखुश होकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर दान लांग को मैरिज प्रपोजल का आइडिया पसंद नहीं होता तो मैं क्यों बताती? लिंगहान ने सिर हिलाया, ठीक है, समझ गया, पता है आप फिक्र में हो, लेकिन उम्मीद है अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो हैरान रह गईं, लेकिन लिंगहान पहले ही चल पड़ा था। थकते हुए बुदबुदाते हुए बोला, जबरदस्ती पकाया आम मीठा नहीं होता, और वैसे भी आपने मेरी जूनियर सिस्टर को बहुत कम आंका है, वो किसी से भी खुश नहीं होगी। फिर मुड़कर हंसते हुए उसकी तरफ देखा, खासकर मुझसे, जिसने पहली मुलाकात में ही उसके नेक जेंटलमैन वाले इमेज को बर्बाद कर दिया। इधर कोर्टयार्ड में लिंग जियांग ने शिये युन से बेचैनी से कहा, पापा, ओयांग लिंगहान वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शिये युन ने पूछा, क्या सोचा था? लिंग जियांग ने सोचते हुए कहा, मैंने सोचा था वो लाइक माइंडेड इंसान है, बात करने में आसान, लेकिन रियल में थोड़ा अजीब है, रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कमरे वाली मिसअंडरस्टैंडिंग सुनकर शिये युन ने अंगूठा दिखाया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मुझे डर था कि 2 सीधे साधे जेंटलमैन साथ रहेंगे तो बहुत रिजिड और फॉर्मल हो जाएगा,
लेकिन अब देख रहा हूं दोनों बहुत कॉम्पेटेबल हैं। उसने टॉपिक बदल दिया। कल पहाड़ के नीचे जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से मिले थे, उनके बारे में क्या सोचती हो? लिंग जियांग ने भौहें चढ़ाई। सू फैमिली? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इस छोटे से लॉन्गचेंग काउंटी में छुप कर रह रहे होंगे। क्या उन्हें लोयांग वापस जाने का कोई चांस मिलेगा पापा? शियुन ने सिर हिलाया। पता नहीं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। ली वेई वॉर के बाद किसको फायदा होगा अभी क्लियर नहीं। हम बस साइड में खड़े रह सकते हैं। उसने लिंग जियांग को एक लेटर थमाया और हिदायत दी, अभी सू फैमिली की बात लिंग हान को मत बताना। जब तक वो खुद परमिशन न दे, तुम ये लेटर उसे नहीं दे सकती। लिंग जियांग ने पूछा, तो पापा चाहते हैं कि मैं यहां रुक जाऊं? शियुन ने सिर हिलाया। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो तुम लिंग हान की मदद आसानी से कर सकती हो। लिंग जियांग चौंक गई और शर्मिंदा होकर बोली, तो कल आंटी से जो पापा ने कहा था वो ये था कि आपकी बेटी नन बजाए। बाहर मैडम शेन लिंग हान को अभी भी लेक्चर दे रही थी। देखो ना लिंग जियांग की क्या हालत है, कितनी अच्छी फैमिली, कितनी नेक, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मैंने बचपन से पाल पोसकर वो कृतघ्न बहू बनाई। अरे वो तो बहुत घिनौनी है। लिंग हान ने होंठ फुलाकर जवाब दिया। हालांकि उसे याद नहीं था वो कौन थी, लेकिन अगर मैडम शेन की बात सच है तो वो सच में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली औरत थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, डिंग, एक घंटी बजी और अनाउंसमेंट हुई। मेरिट पॉइंट्स 10 डिडक्ट हो गए। लिंग हान का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया, वो वहीं जड़ होकर रह गया। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एके एक्सप्लेन्स चैनल में। तो यह इस मानवा का 3 पार्ट है। तो चलिए बिना कोई वक्त गंवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एक पल बाद शु युआन आंगन में लौट आई और बोली, श्रीमान शे, थोड़ी देर बाद मैं आपको दोनों को पहाड़ से नीचे एस्कॉर्ट करूंगी। कल जब दान लांग ठीक हो जाएगा तो मैं श्रीमान शे को लॉन्ग चेंग से विदा करूंगी। सिएयिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, फिर तो आपको तकलीफ होगी। इस बीच लिंग हान बेहद घबराया हुआ था। अभी अभी उसने कोई गलत काम तो नहीं किया था? क्या उनकी बातचीत में कुछ गड़बड़ थी? शु युआन ने कहा था कि लिंग हान बचपन में बहुत कमजोर और बीमार रहता था, अक्सर बिस्तर पर बेहोश पड़ जाता था, इसलिए उसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन उस औरत ने बीमारी के दौरान चुपके से उसमें सुई चुभो दी थी। जब शु युआन को पता चला तो वो गुस्से में चिल्लाई, नाशुक्रा कमीने, हमने तुझे खाना पहनावा दिया, इतना आज्ञाकारी था, फिर भी तूने ऐसा नीच काम किया। लेकिन वो बच्ची बीवी ने सफाई दी कि वो बंदर था। शु युआन ने यकीन नहीं किया। उसने लड़की का हाथ जोर से दबाया और चिल्लाई, कौन सा बंदर तलवार लेकर चांदी की सुई से दान लांग को चुभोता है? साफ साफ तू ही थी। उस वक्त असली लिंग हान अभी भी सुन्न था। उसने शु युआन को कहते सुना कि वो उस छोटी बीवी को बेच देगी। लिंग हान ने सिर्फ इतना कहा था कि वो असामाजिक है। मतलब लिंग हान दूसरों से बुरा भाव रख सकता है लेकिन कबूल नहीं करना चाहिए। अगर कबूल कर लेगा तो मेरिट पॉइंट्स कट जाएंगे ना। ये बात समझते ही लिंग हान तुरंत होश में आ गया और सोचने लगा कि मेरिट पॉइंट्स कैसे बढ़ाएं। फौरन वो चिल्लाया, लू लांग। यान लू ने सुनते ही दौड़कर जवाब दिया। लिंग हान ने जल्दी से कहा, मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो, मुझे उस हीरो से मिलना है जिसने उस दिन मुझे बचाया था। यान लू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मिंगफू, पहाड़ से नीचे जाने की जरूरत नहीं। उनके परिवार वाले बाढ़ की वजह से अभी डोंगलिन मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ये सुनते ही लिंग हान डोंगलिन मंदिर के गेस्ट हाउस पहुंच गया। अंदर एक आदमी बिस्तर पर पड़ा था और 2 औरतें उसे देखते ही झट से घुटनों के बल बैठ गईं और अभिवादन किया। लिंग हान ने बिस्तर पर पड़े आदमी की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम लियो आशान हो ना? उस दिन मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आशान ने शांति से सिर हिलाया। काउंटी मजिस्ट्रेट बहुत मेहरबान है, ये तो नौकर का फर्ज था। यान लू ने तब लिंग हान के कान में फुसफुसाया, मंत्री जी, आशान के घाव शायद ठीक ही नहीं हो पाएंगे। आशान ने शायद ये सुन लिया और चुपचाप सिर झुका लिया। यान लू ने आगे फुसफुसाया, डॉक्टर ने कहा है ये टेटनस है, लाइलाज बीमारी। लिंग हान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी। इस दौर में बिना एंटीबायोटिक्स के ये सचमुच लाइलाज बीमारी थी। इस युग में आशांत को बचा सकने वाले सिर्फ वही ची कल्टिवेटर्स थे जिनका यान लू ने जिक्र किया था। 9 मिथिकल डाओ मेरिडियंस, हर एक में ऐसी शक्तियां जो आम इंसान हमेशा तरसता है। उत्तर और दक्षिण दोनों की टाओइस्ट एल्केमी से तरह तरह के चमत्कारी एलिक्सर बनते हैं। लेकिन साफ है कि इतनी ताकतवर ताकतें किसी छोटे मोटे आशान जैसी किसी की परवाह नहीं करेंगी। सच में उसकी परवाह करने वाले सिर्फ उसकी माँ ल्यू और छोटी बहना किंग ही थे। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया था कि यान लू ऑकवर्ड तरीके से सिर खुजलाने लगा। अरे यार, फिर से माहौल इतना सफिकेशन क्यों हो गया? तब आशान ने धीरे धीरे मुंह खोला, काउंटी लॉर्ड, आप मुझे बचा नहीं सकते, लेकिन अगर आप। जैसे ही वो बात पूरी करने वाला था, लिंग हान ने गंभीरता से बीच में टोक दिया, बचा सकते हैं। जहां तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी मिन्नतें नहीं सुनूंगा, तुम्हें अच्छे से जीना ही पड़ेगा। वो ये कह रहा था कि भले ही वो किसी डाओइस्ट लिनिएज वाले से एलिक्सर मांगने न जा सके, लेकिन उसके पास अपना तरीका है। बस इसके लिए आशान का पूरा भरोसा और पूरा सहयोग चाहिए। फिर लिंग हान ने यान लू को हुक्म दिया, लू लांग, जाओ मोल्डी तारो, चारकोल,
चावल की खिचड़ी, सरसों का तेल, एक सिरेमिक जार और रुई ढूंढ लाओ। यानलू ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ। आशान बिस्तर पर लेटे लेटे उस जवान की बातें सुन रहा था और शक भरे लहजे में पूछा, काउंटी लॉर्ड, क्या मोल्टी टारो से चोट ठीक होती है? लिंग हान ने शांति से जवाब दिया और उसकी बात सुनते ही आशान के घर के तीनों सदस्यों की आंखें हैरानी से फैल गईं। मां लियू ने हिचकिचाते हुए पूछा, काउंटी लॉर्ड, क्या सच में ठीक हो जाएगा? आशान, लिंग हान ने शांत स्वर में कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद तुम लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगे। तुम्हारा बेटा और बहू अपना ख्याल रखें, अच्छे से खाना खाएं, तुम्हारी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे, दवा खास तरीके से बनी है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। आकिंग ने ये सुनकर आंखें बड़ी बड़ी कर लीं। मन ही मन सोचने लगी, लिंगहान कह रहा है कि अगर हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो आशान बच सकता है। आशान को जैसे कुछ याद आ गया और वो घबराकर चिल्लाया, आकिंग मत मत करना। आकिंग ने आंसू पोंछे और धीरे से बुदबुदाई, मास्टर, अगर आपको बुरा ना लगे तो खाना खाकर ही घर जाना। लिंगहान ने सोचा कि वो उसे खाने पर बुला रही है। खुशी खुशी सिर हिलाया, अरे कंप्लेन क्या करना, मुझे घर का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। बस फिर तीनों चलते चलते बातें करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि शान के अंदर कितनी तेज भावनाएं दबी हुई हैं। उसकी मुट्ठियां बिस्तर पर कसकर बंद हो गईं। आकिंग ने सिर झुकाए रखा, आंसू निगलते हुए बुदबुदाई, अच्छा है मास्टर को कंप्लेन नहीं हुआ, लेकिन जितना छुपाने की कोशिश की उतना ही आंसू बह निकले। लिंगहान को कुछ पता नहीं चला। वो कमरे में बैठकर इंतजार कर रहा था। मन में काफी खुशी थी। लगता था काफी दिनों से घर की याद नहीं आई थी। शायद अब आदत पड़ गई। वो सोच रहा था कि इस बार आशान को ठीक करके कितने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। लिंगहान यूं ही खोया हुआ था कि कोई अंदर आया। किंग थी। वो खाने की थाली लिए बोली, मास्टर मैं अंदर आ रही हूं, लेकिन उसके कपड़े थोड़े छोटे थे। लिंगहान ने सिर घुमाया और देखते ही घबराकर बोला, रुक जाओ, तुम जल्दी बैठ जाओ। किंग ने सिर्फ सिर झुकाया और धीरे से कहा, शुक्रिया मास्टर। लिंगहान ने सोचा कि वो शान की फिक्र में है, इसलिए जल्दी से तसल्ली दी, फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। फिर लिंगहान ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन सामने बैठी किंग ने चॉपस्टिक्स तक नहीं छुए। लिंगहान ने हैरानी से पूछा, तुम खाओगी नहीं? मेरा तो बहुत कम भूख लगी है, तुम भी खा लो, इतना फॉर्मल मत हो। आकिंग कांपते हुए बुदबुदाई, साथ में? लिंगहान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। सिर में सारे क्वेश्चन मार्क्स घूमने लगे। फिर धुंधली नजरों में उसने देखा कि आदि किंग ने हाथ उठाकर बाल बांधे और धीरे से कहा, जब मास्टर ने कह दिया तो आकिंग डिसोबे कैसे कर सकती है? ये कहते ही उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। लिंगहान तो हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन मेज पर रखी लैंप बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। गुस्से और नाराजगी से बोला, आकिंग, ये क्या कर रही हो? आकिंग धीरे धीरे लिंगहान के सामने आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर। उसी पल लिंगहान ने खुद कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसकी कमर की पट्टी जमीन पर गिर गई। ये देखकर आकिंग ने सिर झुका लिया। आंखों में गहरा रिजेंटमेंट भर आया। शायद ये गुलामों का किस्मत ही ऐसा है, लेकिन कम से कम आशान तो बच जाएगा, बस इतना काफी है। ये सोचते ही किंग के आंसू बह निकले। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने आंखें फाड़कर देखा। पूरी तरह डाउट से भर गई, क्योंकि लिंगहान ने उसे गले लगा लिया था और अपनी बाहरी चोगा उसके ऊपर ओढ़ा दी। दांत पीसते हुए उसने कहा, किंग, कौन है? कौन जबरदस्ती करवा रहा है ये सब? किंग ने धीरे से सिर हिलाया, होंठ कसकर दबाए और बोली, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, किंग ने खुद से किया, बस इतना कि मास्टर को मजा आ जाए। मास्टर, क्या आपको किंग पसंद नहीं? लिंगहान ये सुनकर ठिठक गया। खुद से? अरे वाह, तो यही बात है। अचानक समझ आया कि ये वो अनस्पोकन रूल है। सच भी तो है। अगर काउंटी मजिस्ट्रेट कह दे कि वो लाइलाज बीमारी ठीक कर सकता है, तो परिवार बिना किसी फॉर्मेलिटी के खाना खिलाने बुला लेगा। अगर उसकी खूबसूरत छोटी बहन पर नजर नहीं है तो फिर क्या है? बूढ़ी मां पर तो नजर नहीं होगी ना। खाना खाना तो बस फेस सेविंग है ना। पीछे वो रूल है जिसे सब लोग पूरी तरह नॉर्मल मानते हैं। आशान इसे नॉर्मल मानता है, मां लियू इसे नॉर्मल मानती है, किंग भी इसे नॉर्मल मानती है। पूरे ग्रेट जो एम्पायर में सब इसे ऑब्वियस समझते हैं, लेकिन जो सब नॉर्मल मानते हैं वो बिल्कुल गलत है। लिंगहान को लगा ये कितना रिडिकुलस सोच है। ये सब सोचकर उसने किंग के सिर पर प्यार से थपकी दी और धीरे से कहा, कपड़े पहन लो। फिर मुड़कर चल दिया। धीरे धीरे मुंह खोलकर बोला, मैं किंग को नीचा नहीं समझता, बल्कि मैं किंग की बहुत कद्र करता हूं, लेकिन मैं यहां किसी की बहन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने नहीं आया। लिंगहान ने साफ कहा कि वो शान की जान बचाने की मेहरबानी का बदला चुकाने आया था। लियू परिवार से कोई बदला या एवज नहीं चाहिए। किंग ये सुनकर स्तब्ध रह गई। समझ नहीं आई कि क्या रिएक्ट करे। पूर्वजों के घर लौटकर लिंगहान ने उन्हें अपनी मॉडर्न फोल्क मेडिसिन के बारे में बताया। समझ आए या ना आए, लेकिन इस काउंटी मजिस्ट्रेट की इमेज सबके दिल में और अच्छी हो गई। अगले कुछ दिनों तक लिंगहान पेनिसिलिन पर रिसर्च करता रहा। आखिरकार श्वेन पेपर की मदद से उसे एक्सट्रैक्ट कर ही लिया। कुछ दिनों बाद आशाशान के घाव
और चेहरा रंग धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब लिंग हान जाने लगा तो आशान इतना भावुक हो गया कि बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। मास्टर, आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी और नेकी आशान कभी नहीं भूलेगा। आशान जिंदगी भर घोड़े बैल की तरह आपकी सेवा करने को तैयार है। लिंगहान ने हल्के से हंसकर कहा, लियो आशान, बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद अपनी माँ और बहन को अच्छे से सेटल कर देना, फिर पहाड़ से नीचे उतरकर मुझे ढूंढ लेना। मैं काउंटी ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ कोई मालिक गुलाम वाला रिश्ता नहीं है, इसलिए उठ जाओ, घुटनों पर मत बैठो। ये कहकर वो अपना पैर उठाकर चल दिया। उसकी कदकाठी इतनी दमदार लग रही थी कि बिना जाने ही लोगों के मन में भरोसा भर जाता था। आशान उसकी पीठ को देखता रहा और आह भरकर बोला, इस बार लॉन्गचिंग काउंटी में कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड आ गया है। उसकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य है। आकिंग ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। भैया, आशान आकिंग को भी यही लगता है। उधर लिंगहान तेजी से पहाड़ उतर रहा था, तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिखाया, मेरिट पॉइंट्स 160, दवा देकर जान बचाई +20, कपड़े पहनाया +50। लिंगहान ने यह सुनकर नाखुशी जताई। अरे यार, किसी को कपड़े पहनाना तो आम बात है ना, इसमें क्या खास है? जान बचाने पर सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स, बस इतने। इसी ख्याल में खोया हुआ था कि किसी से टकरा गया। लिंगहान ने दर्द से नाक रगड़ते हुए माफी मांगी। सॉरी, मैं केयरलेस था, आगे नहीं देख रहा था। तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ से आवाज सुनकर वो मुड़ा तो पता चला लिंग जियांग थी। उसे देखते ही वो हैरान होकर बोली, लिंगहान, तुम भी पहाड़ से नीचे जाना चाहते हो? लिंगहान ने भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया, छोटी बहन, तुम यहां क्या कर रही हो? लिंग जियांग ने उसकी बात सुनकर आह भरी। पापा ने कहा कि मैं यहीं रहकर ट्रेनिंग लूं और भाई लिंगहान की असिस्टेंट भी बनूं। लिंगहान तो चौंक ही गया। असिस्टेंट? मेरी? मास्टर का क्या मतलब है इससे? अरे नहीं, कहीं उस दिन शेन मामा सामाने कोई चाल तो नहीं चली? ये सोचकर वो लाचार होकर सिसकारी भरी, फिर धीरे से बोला, छोटी बहन, आगे से तुम्हारा ही सहारा रहेगा। इतनी पोलाइटनेस देखकर लिंग जियांग ने जल्दी से कहा, भाई लिंगहान, हम दोनों बराबर हैं, बस नाम से बुलाओ ना। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों ने साथ में पहाड़ उतरने का फैसला किया और यानलू भी जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद लॉन्गचेंग काउंटी के पैरों में पहुंचकर लिंगहान और बाकी दोनों नीचे उतर आए। लिंगहान ने कुछ अजीब चीज नोटिस की और शक भरे लहजे में पूछा, लूलांग, पहाड़ पर वो कौन सा मैंशन है? और पहाड़ के चारों तरफ जो धुएं से भरे फैक्ट्री जैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? यानलू ने धीरे धीरे जवाब दिया, वो ल्यू परिवार का है। वो फैक्ट्री जियांगन प्रोविंस की मशहूर ग्यू यूए सोड फैक्ट्री है और वो भी ल्यू परिवार की ही प्रॉपर्टी है। इस इलाके में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली परिवार यही है। उसने ये भी जोड़ा कि लॉन्गचिंग की लगभग आधी जमीन और प्रॉपर्टी ल्यू परिवार की है और शहर की आधी आबादी उनके लिए काम करती है। लिंगहान ने यकीन न करते हुए भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या वो इतने नेकदिल लोग हैं जो अच्छे काम करना पसंद करते हैं? यानलू ने हल्का सा सिर हिलाया, एक तरफ इशारा करते हुए बोला, जी हाँ, हर साल बाढ़ के मौसम में ल्यू परिवार तंबू लगवाता है और गरीबों को खिचड़ी बांटता है, चैरिटी के तौर पर। बाढ़ पीड़ितों को गर्म गर्म खिचड़ी मिलती है। लिंगहान की भौहें और सिकुड़ गईं। इतनी ताकत और इतना टायरानाइक परिवार। वो यूं ही सोच में डूबा था कि लिंग जियांग दौड़कर एक स्टॉल पर गई और वहां से धनुष और तलवार खरीदने लगी। ये देखकर लिंगहान ने शक भरे लहजे में पूछा, लिंग जियांग, तलवार और धनुष किस लिए खरीद रही हो? लिंग जियांग ने खुशी खुशी मुस्कुराकर कहा, मैं एक जेंटलमैन हूं और असली जेंटलमैन को जेंटलमैन की हथियारों से मैच करना चाहिए। भाई लिंगहान, तुम भी एक चुन लो ना। लिंगहान ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं तुम्हारी तरह ची कल्टीवेटर नहीं हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक आसमान से ढेर सारा खाना गिरने लगा। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लिंगहान ने फौरन झटके से किनारे होकर बचाया, कहीं गिर न जाए। वो हैरानी से बुदबुदाया, ये क्या, खाना ऐसे क्यों गिर रहा है? उसने देखा कि सड़क पर भिखारी लोग पागलों की तरह खाना उठा उठाकर लालची होकर खा रहे थे। सब चिल्ला रहे थे, जल्दी खाओ, ये यंग मास्टर ल्यूसन का दिया हुआ है। लिंगहान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यंग मास्टर ल्यूसन कौन है? उसकी हालत देखकर लिंग जियांग ने दूर की तरफ इशारा किया और याद दिलाया, भाई लिंगहान, ऊपर देखो। उसकी उंगली की दिशा में देखते ही लिंगहान ने एक जवान लड़के को आते देखा। कंधे पर एक पक्षी बैठा हुआ था। वो तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, एक गुट्टे नीच लोग, मैं थर्ड प्रिंस तुम सबको इनाम दे रहा हूं। यानलू ने आगे बढ़कर समझाया, लगता है ल्यू परिवार का तीसरा यंग मास्टर ल्यू जिलिन, जो खुद को थर्ड प्रिंस कहलवाता है। लिंगहान ने ठंडी सांस लेकर ठंडे लहजे में कहा, मैं बहरा नहीं हूं, मैंने सुना है। यमेन जाओ और किसी को बुला लाओ यहां। उसी वक्त सड़क पर एक औरत भागती हुई आई, चीख चीख कर मदद मांग रही थी। पीछे से गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थीं, पकड़ो उसे, वो तो हमारे लिए खाना है, फिर भी भागने की कोशिश कर रही है। झीलिन ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पक्षी का खाना बनना तुम्हारी किस्मत है, बस पैर से थोड़ा सा गोश्त निकल जाएगा, जान तो नहीं जाएगी ना? जो बेकार हैं, भाग जाओ यहां से।
वो अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर कांप रहे थे, अब भाग नहीं सकती थी। ये देखकर झीलिन चिल्लाया, जा मेरे प्यारे, जा अपना खाना ले आ। तुरंत उसके कंधे पर बैठा पक्षी पंख फैलाकर उड़ पड़ा। निशाना था जमीन पर पड़ी वो लड़की। ये मंजर देखकर लड़की डर से थर-थर कांप उठी। लिंगहान को यह सब देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था। लिंग जियांग का चेहरा और भी सख्त हो गया। सड़क पर ऐसे औरत को अगवा करना, ये तो हद हो गई। लिंगहान ये सब देख रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया, आंखों में खून उतर आया। कितना नीच लियू परिवार है, ताकत के भरोसे कानून से ऊपर समझते हैं। लियू परिवार बेरहम और जालिम है, पीड़ित, डरे सहमे और लाचार। बाकी आम लोग भी ऐसे ही हैं जैसे काटने को तैयार बकरियां। ये कैसा ताकतवर एरिस्टोक्रेटिक परिवार है? क्या इस इलाके का बादशाह बनना चाहते हैं? तबीयत अचानक एक तीर उड़ा, सीधा पक्षी को चीरता हुआ उसके पीछे लगे साइन बोर्ड में जा धंसा। लिंगहान तो झटके से चौंक गया। काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। आसपास के लोग भी ये देखकर ठिठक गए। ठंडा पसीना छूट रहा था। वो लड़की जो चुपचाप मरने का इंतजार कर रही थी, अब हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी। जिसने तीर मारा था वो कोई और नहीं, लिंग जियांग थी। लिंगहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लिंग जियांग ने भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिंगहान, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या जेंटलमैन को तीर चलाना नहीं आता? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? लिंगहान को जोर से हंसी छूट गई। ये तो एकदम सही भी है और अनएक्सपेक्टेड भी। क्या यही स्कॉलर की डाओ लिनिएज की कल्टीवेशन है? कमाल है यार, यनलू से तो कहीं ज्यादा यकीन आता है। उधर झीलिन गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, कौन है जिसने मेरे पक्षी पर तीर मारा? मार डालो इसे। वो अभी बोल भी रहा था कि लियू परिवार के गुंडे झपट्टे मारकर आगे बढ़ाए। उसी पल लिंग जियांग ने अपना धनुष और तीर लिंगहान की तरफ फेंके और कहा, भाई लिंगहान, जरा सब संभालना। लिंगहान अभी भी स्तब्ध था। तभी लिंग जियांग ने तेजी से गुंडों पर हमला बोल दिया। उसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि वो छोटे मोटे गुंडे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। लिंग जियांग जमीन पर लुढ़की, घूमी और एक झटके से पैर घुमाकर सबको उड़ा दिया। ये देखकर आसपास के गांव वाले चीख पड़े, वो तो लियू परिवार की ड्रैगन किंग है। एक पल में ही जीलिन के सारे गुंडे धराशायी हो गए। वो गुस्से से चिल्लाया, सब हमला करो। लेकिन अभी बोल भी रहा था कि लिंग जियांग ने उस तरफ तेज नजर डाली। जीलिन उस नजर से डर गया। दिल में खौफ भर आया। होंठ कांपते हुए बुदबुदाया, ये कौन सी मार्शल आर्ट है? सब ऐसे लेटे पड़े हैं। हरामजादे, मरने वाले की तरह मत पड़े रहो। जाओ घर जाकर मदद बुलाओ, निकम्मे गुलाम। जीलिन गालियां बकता हुआ गुंडों को लात मारता रहा, फिर पूंछ दबाकर कुत्ते की तरह घर भाग गया। ठीक उसी वक्त मजिस्ट्रेट आ पहुंचा। लिंगहान ने फौरन कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इधर आओ और मदद करो, इस लड़की की रक्षा करो। फिर डॉक्टर बुलाकर चेक करवाओ कि कहीं चोट तो नहीं आई। मजिस्ट्रेट ने तुरंत हुक्म माना और लड़की को सहारा देकर ले गया। लिंगहान ने फिर अपने भाइयों को हुक्म दिया कि सीन साफ करो और यमेन लौट जाओ। उन्हें जाते देख जीलिन फिर चिल्लाया, रुको, तुमने मेरा पक्षी मारा, मेरे नौकरों को पीटा और अब निकल जाना चाहते हो? मजिस्ट्रेट ने यह सुनकर गुस्से से जवाब दिया, मजिस्ट्रेट से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जीलिन बिल्कुल नहीं घबराया, ठंडी सांस लेकर हंसा, हम्मफ, ये सड़ा हुआ भिखारी, इस बार पैसे चाहिए या औरत या तरक्की? उसने कहा कि वो लिंगहान की हर ख्वाहिश पूरी कर देगा, लेकिन लिंगहान को 100 बार सिर झुकाकर माथा टेकना पड़ेगा। और लिंग जियांग ने उसके पक्षी पर तीर मारा। वो बात अभी खत्म नहीं हुई। ये शर्त सुनते ही लिंग जियांग गुस्से से आग बबूला हो गई। दांत पीसकर गालियां देने लगी। ये तो हद हो गई। लेकिन तभी लिंगहान ने बीच में बोला, लिंग जियांग, गुस्सा मत करो। लिंग जियांग हैरानी से मुड़ी। देखा लिंगहान बुदबुदा रहा था। क्या हमें धमकी दे रहा है? अगर हम न माने तो आगे मुश्किल भी। आसपास के लोग डर से थर थर कांप रहे थे। सब सोच रहे थे कि लिंगहान का अब खेल खत्म। पहले वाला अफसर भी फिक्र में बोला, काउंटी मजिस्ट्रेट, क्या हम इस लड़की को ले जाएं? सबके डर देखकर जीलिंगजीत की हंसी हंसा, बिल्कुल, इन लोगों से अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लड़की, इधर आ, तेरे चेहरे पर 2-4 कट लगाता हूं। लिंगहान ने डांटने की बजाय कहा, सुना नहीं क्या बोला वो? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? लिंग जियांग ये सुनकर ठिठक गई। अचानक उसे आंगन में पापा से हुई बात याद आई। पापा ने कहा था कि लिंगहान के साथ रहोगी तो लाइब्रेरी से परे चीजें सीखोगी। लेकिन इस पल लिंग जियांग को लगा कि लिंगहान उतना अच्छा नहीं जितना सीए यिन ने बताया था। वो अभी सोच भी रही थी कि लिंगहान अचानक जोर से चिल्लाया, क्यों नहीं हिल रहे हो? चेहरा पर थप्पड़ पड़ा और बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जल्दी उस लियू को गिरफ्तार करो। लिंग जियांग ये सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर देखा कि लिंगहान अफसरों के पीछे दौड़ रहा है और उन्हें डांट रहा है। सच में बस खड़े खड़े देखते रहोगे? काम पर लगो। अफसर घबरा गए और चिल्लाए, काउंटी सरकार का हुक्म सही है, भाइयों जल्दी लियू जिलिन को पकड़ो। अफसरों को उकसाते उकसाते लिंगहान अचानक मुड़ा और देखा कि लिंग जियांग उसे घूर रही है। वो हल्के से हंसा और पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अजीब लग रहा है ना?
क्या लगता है मैं कोई बदमाश हूं? लिंग जियांग को फौरन गिल्ट फील हुआ। अरे, ये कैसे जान गया? क्या तुम मन पढ़ लेते हो? लेकिन वो मान नहीं सकती थी, इसलिए झट से बोली, बकवास, मैं तो बस। वो अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि लिंग हान हंसते हुए बीच में टोक दिया। लिंग जियांग झूठ बोल ही नहीं पाती थी। उधर जी लिन को अफसर पीट रहे थे, उसकी चीखें गूंज रही थीं। अरे गंदे भिखारी, मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं लोंगचेंग से आदमी भेज दूंगा। वो अभी बोल भी रहा था कि लिंग हान ने एक सड़ा हुआ बुन उसके मुंह में ठूंस दिया। ठंडी सांस लेकर बोला, इतना स्वादिष्ट खाना और तू बर्बाद कर रहा है। जीलिन का मुंह बंद होते ही लिंग हान ने उस कानून तोड़ने वाले को काउंटी ऑफिस ले जाने का हुक्म दिया, लोगों को तसल्ली देने के लिए, और साथ ही गांव वालों और बुजुर्गों को भी बुलाकर ट्रायल का गवाह बनाया। थोड़ी देर बाद कोर्ट में जीलिन अभी भी अकड़ में था, चिल्ला रहा था, हरामजादे, मुझे झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़की कांपते हुए बुदबुदाई, मुझे कोई गलत नहीं हुआ, बल्कि थर्ड यंग मास्टर को गलत फंसाया जा रहा है। मैं अंधी थी। जल्दी ही बाहर भीड़ और बढ़ गई, फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। सड़क के बीच में कोर्ट? क्या हो रहा है? वो तो ल्यू परिवार का तीसरा यंग मास्टर नहीं? उसी वक्त लोंगचेंग के मजिस्ट्रेट दियाओ टोगुआंग भी दौड़कर आ पहुंचा। जल्दी जल्दी झुककर बोला, मजिस्ट्रेट, आप लौट आए तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैं दियाओ टोगुआंग मजिस्ट्रेट को प्रणाम करता हूं। सड़क के बीच में ऐसे कोर्ट लगाने का क्या मतलब? लिंगहान ने शांति से जवाब दिया, मैं कई दिनों से बीमार था मजिस्ट्रेट दियाओ। आपने बहुत मेहनत की। आज मैं ड्यूटी पर लौट रहा हूं और संयोग से सड़क पर ही एक गलत सजा का केस मिल गया, इसलिए खास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह चुनी ताकि न्याय सबके सामने हो। दियाओ टोगुआंग हिचकिचाया, बुदबुदाया, लेकिन मजिस्ट्रेट, यहां ल्यू परिवार बहुत ताकतवर और प्रभावशाली है। ऐसा करने से शायद। वो अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिंग हान ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। दियाओ टोगुआंग झटके से कांप गया। लिंग हान ने ठंडे लहजे में कहा, सम्राट का अपराध भी आम आदमी जैसा ही है। क्या लॉर्ड, दियाओ का मतलब है कि ल्यू परिवार सम्राट से भी ज्यादा ताकतवर है? ये सुनते ही लिंग जियांग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये सीनियर ब्रदर कितना अच्छा बोलते हैं। आसपास की भीड़ भी स्तब्ध रह गई। क्या ये सच में ऐसा करने वाला है? दियाओ टोगुआंग डर से कांप रहा था। थरथर होते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी एक कोर्ट अफसर ने पास आकर उसे याद दिलाया, लॉर्ड दियाओ, कृपया अपनी सीट पर लौट जाइए, आज तो बस तमाशा देखेंगे। फौरन लिंग हान ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, कोर्ट में चढ़ो। नीचे कौन है? क्या अन्याय हुआ है? जीलिन ने लड़की को घूरते हुए दांत पीसे, नीच गुलामनी, घर लौटकर देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूं। ये सुनकर लड़की डर से सिर झुकाकर माथा टेकने लगी। मैं अंधी थी, चावल की कटोरी थामे हुए थी, गलती से थर्ड यंग मास्टर का खाना गिरा दिया, जिससे उनका मूड खराब हो गया और फैल्कन को खिला नहीं पाए। ये सुनकर जीलिन ने तिरस्कार भरी सांस ली। सुना नहीं, वो निर्दोष नहीं है और मैं अब उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। बस फैसला सुना दो। वो अभी बोल भी रहा था कि अचानक कुछ सीधा उसके मुंह पर आ गिरा। लिंग हान गुस्से से बोला, क्या मुझे अपना काम सिखा रहा है? गवाह और सबूत सब यहां मौजूद हैं, फिर भी कह रहा है वो निर्दोष नहीं। दियाओ टोगुआंग ने समझाने की कोशिश की, काउंटी मजिस्ट्रेट, ये ल्यू परिवार है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। लिंग हान ने फिर गवेल मेज पर दे मारा। ठंडे लहजे में हुक्म दिया, घुटने टेक, मास्टर सी, उसे पीटो। लिंग जियांग ने फौरन डंडा उठाया और आगे बढ़ी। ठंडी सांस लेकर बोली, कोर्ट की बेइज्जती की, पीटने लायक है। जिलिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, माथे पर ठंडा पसीना छूटने लगा। ये नया काउंटी मजिस्ट्रेट इतना दमदार बैकग्राउंड वाला कैसे है? ल्यू परिवार का नाम भी बेकार हो गया। वो फौरन चिल्लाया, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मैं झोगवान एकेडमी का स्कॉलर हूं, साल के अंत में बियाईलू केव जाकर पढ़ाई करनी है। मैं स्कॉलर हूं, अफसर के सामने घुटने नहीं टेकता। ये सुनकर लिंग जियांग का डंडा थामे हाथ ठिठक गया। लिंग हान ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तो अभी भी स्कॉलर है, लेकिन किसने कहा कि मेरे सामने घुटने टेकने हैं? फिर उसने एक टोकन लिंग जियांग के हाथ में फेंका। झीलिन का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने पहचान लिया, ये बाइलू केव का टोकन था। लिंग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना संयोग है, मैं और मास्टर सी भी बाइलू केव के स्कॉलर हैं। हमारे टीचर डेप्यूटी माउंटेन चीफ हैं, तो हमारी सीनियरिटी तुमसे ऊपर है। कन्फ्यूशनिज्म में हायरार्की होती है। घुटने टेक। ये कहते ही लिंग जियांग ने डंडे से जीलिन की टांग पर प्रहार किया। वो दर्द से चीख उठा, आह, मेरी टांग! ये मंजर देखकर लड़की स्तब्ध रह गई। दियाओ टोगुआंग भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त भीड़ में एक जवान औरत चुपचाप सब देख रही थी। कोर्ट में लिंग जियांग ने लड़की को गले लगाया और ठंडे लहजे में बोली, लाइब्रेरी में डीजेनेरेट डिसिप्लिन की टांगें तोड़ना नॉर्मल बात है। लिंग हान ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, सच में मशहूर मास्टर के शिष्य कमाल के निकलते हैं। ये तरकीब इतनी जल्दी सीख ली, लायक है मेरी जूनियर सिस्टर होने की। ये सोचते हुए उसने हुक्म दिया, अब घुटने टेक चुकी है, ट्रायल जारी रहे। लिंग हान ने जीलिन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, आज तुम्हारे 3 जुर्म हैं। पहला, ऊंची जगह से बाजार में चीजें फेंक कर राहगीर को चोट पहुंचाना।
दूसरा, पक्षी लेकर सड़कों पर घूमकर लोगों को डराना। तीसरा, औरतों पर जुल्म करना और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। चिलिन गुस्से से चिल्लाया, वो सब तो मैंने ऑर्डर किए हुए डिशेस थे, मैंने उन्हें खाना दिया था। साफ है कि मैं अच्छा काम कर रहा था। वो अभी बोल भी रहा था कि एक कप गर्म चाय सीधे उसके चेहरे पर जा गिरी। लिंगहान ने ठंडी सांस ली। जो चाय मैंने तुम्हें दी वो भी अच्छी चीज थी ना। पहला जुर्म, सड़क पर पीटे गए हर शख्स को 10 तांग चांदी मुआवजा। दूसरा जुर्म, डराए गए हर शख्स को 10 तांग चांदी मुआवजा। तीसरा जुर्म, फौरन उसके सामने 200 बार माथा टेको। चिलिन गुस्से से जवाब दिया, लीमिंग टावर मेरे परिवार का है। तुम चाहते हो कि मैं एक नीची गुलामनी के सामने घुटने टेकूं जो खुद को बेच रही है। चांदी मेरे पास ढेर है, जितनी मांगो उतनी दूंगा। लिंगहान ने ठंडे लहजे में कहा, तू बस एक सड़ा हुआ बच्चा है, उसे चांदी की जरूरत नहीं। लेकिन अभी उसने तुम्हारे सामने 200 बार माथा टेका था, अब तेरी बारी है 200 वापस चुकाने की। झीलेन उछलकर खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, ओयांग लिंगहान हरामजादे। लिंगहान ने होंठ सिकोड़े, फिर से कोर्ट की बेइज्जती। मास्टर लू लांग। तुरंत यान लू और अफसर डंडे लिए डरावने अंदाज में आगे बढ़े। झीलिन कांपने लगा। मैं यहीं झुक जाता हूं, झगड़ा मत करो। लिंगहान संतुष्ट हुआ। तू झुक, वो गिनती करेगी। झुकने के बाद पैसे सौंप देना। फिर वो उठा और चल दिया। दियाओ टोगवांग हिचकिचाते हुए पुकारा, काउंटी मजिस्ट्रेट, क्या सच में उसे उसके सामने झुकवाएंगे? लिंगहान रुका नहीं, बुदबुदाया, एक जेंटलमैन का वचन पत्थर पर लिखा होता है। मेरी बात याद रखना, मैं लॉन्गचेंग सिर्फ एक काम करने आया हूं। ये शब्द सुनकर भीड़ में खड़ी जवान लड़की मुस्कुरा उठी। लिंगहान चलता रहा और उस पल वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अनंत प्रकाश बिखेर रहा हो। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं। आखिरी शब्द बोले, वो है न्याय। ये सुनकर लोगों को लगा जैसे इस जगह पर आखिरकार सूरज उग आया हो। लिंगजियांग भी हैरान रह गई, आंखें फैल गईं। उसी वक्त थोड़ी दूर एक दीवार पर खड़ी जवान लड़की ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, मिस, नए काउंटी मजिस्ट्रेट ने ल्यू परिवार के तीसरे यंग मास्टर की पिछवाड़े पर फूल खिला दिए। ये नया मजिस्ट्रेट सच में हैंडसम है, असली 3rd रैंक स्कॉलर है, शिंग युआन बैंकेट का। जवान लड़की ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, बस एक चलता फिरता फूलदान है लिटराटी का, लेकिन यह फूलदान काफी खूबसूरत है। उसने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और आगे बोली, लिटरेटी इसे दिखावा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बादशाह अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, इतिहासकार इतिहास को सजाने के लिए और आम लोग खुद को तसल्ली देने के लिए। ये कहते हुए उसने चाय का प्याला छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर टूट गया। वो ठंडे लहजे में बोली, बस एक ही बात है, इस तरह का नाजुक मिट्टी का बर्तन किसी असली जरूरी काम के लिए बेकार है। पीटे जाने के बाद जीलिन को ल्यू मैंशन के आदमियों ने उठाकर ले गए, लेकिन जाते जाते वो लगातार चिल्लाता रहा, ओयांग लिंगहान, बस इंतजार कर देखते हैं। लिंगजियांग उन्हें जाते देखकर घबराकर लिंगहान से पूछी, भाई लिंगहान, क्या मुझे किसी को भेजकर उस फॉक्स स्पिरिट की हिफाजत करवानी चाहिए? लिंगहान ने शांति से जवाब दिया, जितना कम ध्यान देंगे उतनी ही वो सुरक्षित रहेगी। जितना ज्यादा हम फिक्र करेंगे, ल्यू परिवार उतना ही सोचेगा कि वो हमारे लिए कितनी अहम है, और फिर हालात सच में और बिगड़ जाएंगे। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा, जहां से एक आकृति चुपचाप जा रही थी। लिंगहान ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। क्या वो गलत समझा था? अभी लग रहा था कि वो मूक लड़की जिसने पहले उसे बचाया था, वो भी इस मंजर में मौजूद थी। लिंगहान यूं ही सोच में डूबा था कि लिंगजियांग ने फिर बोला, भाई लिंगहान, आज सड़क पर केस हैंडल करने का तरीका बहुत कमाल का था। लिंगहान मुस्कुराकर बोला, बस दूसरों की नकल कर रहा था। लेकिन लिंगजियांग अभी भी आंखों में एडमिरेशन ले बोली, नहीं, तुम में वो की है। मेरे पापा ने एक बार कहा था कि भाषा तो बस ऊपरी चीज है, स्कॉलर के अंदर का की असली सार है। मैं यहीं इसी की तलाश में रुकी हूं। लिंगहान ठिठक गया, हैरानी से बुदबुदाया, कैसा औरा? क्या मेरे पास कोई हैंडसम औरा है? लिंगजियांग ने धीरे धीरे समझाया, जैसे ची कल्टीवेटर का ची होता है। वो पल जब तुम जनता के सामने खड़े होकर चिल्लाते हो, वो औरा भले ही पल भर का था, मैंने देख लिया, भले ही मैं पूरी तरह समझ न पाई कि वो क्या था। लिंगहान आधा समझा, आधा नहीं, फिर हंस पड़ा। इसे कॉम्प्लीमेंट मान लेता हूं, अभी तो वक्त बहुत है, अगली बार फिर दिखे तो जरूर बता देना, मुझे भी उत्सुकता है। फिर उसने हाथ उठाकर वी पीस साइन दिखाया। लिंगजियांग हैरान होकर बोली, ये क्या अजीब हाथ का इशारा है? लिंगहान ने चुपचाप हाथ नीचे किया, खुशी खुशी हंसते हुए बोला, ये मतलब YA है। क्यूट नहीं लग रहा? दोनों ऐसे ही बातें करते रहे जब तक सूरज ढल नहीं गया। थोड़ी देर बाद लिंगहान मेरिट टावर के इनर कोर्ट में दाखिल हुआ। मेरिट पॉइंट्स लगातार बढ़ते देख वो खुश हो गया। प्रमोशन के बाद अब 421 पॉइंट्स हो गए। वाह, सोचा नहीं था कि एक सड़ा हुआ छोटा भाई इतने मेरिट पॉइंट्स लौटा देगा। लगता है ये ल्यू जिलिन सच में अनगिनत जुर्मों का दोषी है। जितना बोलता गया उतना ही घमंड चढ़ता गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि जो किया वो बिल्कुल सही था। अगला नंबर ल्यू परिवार का। तब दियाओ टोगवांग बाहर से आया, उत्साह भरी मुस्कान के साथ बोला,
ये पहले से डराना धमकाना लियू परिवार को जरूर याद रहेगा। लिंग हान चौंक गया। मजिस्ट्रेट दियाओ, आप कब से यहाँ हैं? दियाओ टॉगवांग ने समझाया। मैं तो शुरू से ही यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मजिस्ट्रेट को गहरी सोच में देखकर हिम्मत नहीं हुई बोलने की। लिंग हान ने सिर हिलाया। ठीक है, अब मुख्य बात पर आते हैं। हमारे काउंटी में अभी कितने रेफ्यूजीज हैं? दियाओ टॉगवांग ने थोड़ा सोचकर कहा। लगभग 2-3 हजार। ये जवाब सुनकर लिंग हान को बुरा लगा। लगभग? दियाओ टॉगवांग घबराकर बोला। क्योंकि हमने खास तौर पर किसी को जांच भेजी नहीं थी, बस हर घर को रोज मिलने वाली राहत की राशन के हिसाब से अनुमान लगाया है। लिंग हान ने भौहें चढ़ाई। एक घर में बूढ़े बच्चे सब शामिल, औसतन 5-6 लोग, और सिर्फ 3 पाउंड चावल? दियाओ टॉगवांग ने शांत स्वर में कहा। 3 पाउंड तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। हमारे लोंगचेंग के ग्रैंडरी में कुल 10,000 पिकुल अनाज के आसपास ही बचा है। लिंग हान और नाखुश हो गया। ये लगभग है या करीब करीब? क्या कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है? दियाओ टॉगवांग शर्मिंदा हो गया। हुजूर, इंपीरियल कोर्ट का नियम है कि गरीबों के लिए सालाना स्टिपेंड 10,000 पिकुल से ज्यादा नहीं हो सकता। इस डिजास्टर ईयर में 3 महीने का स्टिपेंड बांटा गया था, और ऊपर से राहत का अनाज अभी तक नहीं पहुंचा। लिंग हान ने उसकी तरफ आंखें सिकोड़कर ठंडे लहजे में कहा। लॉर्ड दियाओ, आपकी ये गणना कितनी सटीक है, एक भी एम्बिग्युइटी नहीं। अपनी बात से खुद ही घबरा गया दियाओ टॉगवांग ने फौरन मुंह ढक लिया। आंखों में खौफ भर आया। लिंग हान ने ठंडी सांस ली, नक्शे की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैंने लोंगचेंग की टोपोग्राफी अच्छे से पढ़ी है, सालों की बाढ़ का रिकॉर्ड भी देखा। हम यंगजे नदी और युनमेंग एंशिएंट मार्श के बीच में हैं। इस साल पानी का स्तर पहले से ही ज्यादा जल्दी बढ़ गया है। ये सिर्फ एक बड़ी बाढ़ नहीं है, आने वाला रेनी सीजन और भी ज्यादा बारिश लाएगा। दियाओ टॉगवांग हैरान होकर बोला। ये हम्बल ऑफिशियल तो अनजान है, समझ नहीं पाता, लेकिन हुजूर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही लगता है। लिंग हान ने तारीफ को नजरअंदाज किया और आगे बोला। पहले आप लोग बाढ़ से कैसे निपटते थे? दियाओ टॉगवांग ने जवाब दिया। नियम के मुताबिक हर 4 साल में बाढ़ आती है। क्या अब ये नियम बेकार हो गया? लिंग हान ने लाचार होकर सिर पकड़ लिया। क्या आदमी है यार, मैं उसे साइंस समझा रहा हूं और वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। गुस्से में मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। बस अब बहस नहीं, आज से मैं खुद फ्लड कंट्रोल और डिजास्टर रिलीफ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। दियाओ टॉगवांग हिचकिचाया। मजिस्ट्रेट खुद हाथ पैर मारेंगे, लेकिन ये दोनों काम थोड़े। लिंग हान ने ठंडी सांस ली। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैं लोगों को इकट्ठा करके मदद करवाऊंगा। ग्रैनरी में 10,000 पिकुल काफी नहीं है, हमें जंगजो जाकर और अनाज के लिए जोर डालना होगा। दियाओ टॉगवांग ने सोचा। समझ गया कि लिंग हान सच में काम करना चाहता है, बस रिकॉर्ड गिल्ड करने के लिए नहीं। वो लिंग हान के कान में फुसफुसाया। लियू परिवार को फंडरेजिंग का लीडर बनवा दो। जैसे ही लियू परिवार आगे आएगा, बाकी ताकतवर परिवार भी पीछे पीछे चल पड़ेंगे। लिंग हान ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया। समझ गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद लोकल टायरेंट्स का पैसा वापस और आम लोगों का पैसा 3 से 7 के रेशो में बांटा जाएगा। दियाओ टॉगवांग ने सिर हिलाया। नहीं, नेचुरल डिजास्टर को दबाना तो है ही, लेकिन डिजास्टर विक्टिम्स को लेबर के तौर पर इस्तेमाल करके जितना हो सके बचत करेंगे। लिंग हान ने ऑफिशियल सील उठाया और जीभ चटकाई। सोचा नहीं था कि ये लोंगचेंग का ऑफिशियल सील इतना कीमती है। तो लियू परिवार की अगुवाई में फंडरेजिंग होगा। उन्हें 3 हिस्से देंगे? दियाओ टॉगवांग ने तपाक से कहा। नहीं, उन्हें 3 हिस्से। लिंग हान हैरान हो गया। तो हम बेसिकली घुटने टेक कर भिक्षा मांग रहे हैं? आखिरकार तो भिक्षा ही मांग रहे हैं। दियाओ टॉगवांग हंसा। 70% तो लियू परिवार के वर्कर्स की लेबर कॉस्ट है। फिर इंपीरियल कोर्ट का सिर्फ एक सिक्का लगाकर बाढ़ रोक लेंगे। अगर तुम प्रमोशन नहीं पाओगे तो कौन पाएगा? लिंग हान ने कंधे उचकाए। तो प्रमोशन लॉर्ड दियाओ को मिलेगा। दियाओ टॉगवांग हंस पड़ा। नहीं नहीं, ये सब मिंग डायनेस्टी की मेहरबानी से। वो अभी बोल भी रहा था कि लिंग हान ने मेज पर जोर से हाथ मारा। ठंडे लहजे में बोला। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें लेकर घुटने टेक कर भिक्षा मांगू? लॉर्ड दियाओ, तुम जानते हो मैं यहां क्यों हूं। इंपीरियल कोर्ट में घुटने टेकने से इनकार किया, इसलिए यहां बैठा हूं। क्या तुम कह रहे हो कि मैं खड़े होकर खाना भी नहीं खा सकता? ये शब्द सुनकर दियाओ टॉगवांग गले में अटक गया। कांपते हुए बोला। खाना बेशर्मी से। उधर लिंग जियांगसू मेंशन की तरफ जा रही थी। चलते चलते सोच रही थी, सीनियर ब्रदर का मतलब क्या था? वाटर मैनेजमेंट मॉडरेट स्ट्रेटजी है, ग्रेट मेरिट को सप्रेस करने के लिए। तभी सुमेंशन का मुख्य द्वार खुला। सुकुआनेर बाहर निकली और शक भरे लहजे में पूछा। बहनची, बाहर खड़ी क्यों हो और भौहें चढ़ाए हुए? अंदर आओ ना, बताओ क्या बात है मन में। लिंग जियांग ने सिर उठाकर मुस्कुराया। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ ही कमरा शेयर करूंगी, शायद बहुत परेशान करूंगी। कृपया बुरा मत मानना बहन सू। फिर दोनों साथ साथ सुमेंशन में दाखिल हो गईं। उस शाम लिंग जियांग और कुआनेर घूमते फिरते बातें कर रही थीं। लिंग जियांग ने शक भरे लहजे में पूछा। बहन कुआनेर, ग्रेट मेरिट को सप्रेस करना का क्या मतलब है? कुआनेर हंस पड़ी, बोली। बहन शिए, इतना साधारण सवाल क्यों पूछ रही हो? वो घमंडी सीनियर ब्रदर ने तुम्हें कहा ना कि वो कुछ बड़ा करने वाला है।
ये सुनकर लिंग जियांग को बुरा लगा। तपाक से बोली, भाई लिंग हान घमंडी नहीं है, घमंडी तो बहन कुआएर हो। कुआएर बस हल्के से मुस्कुराई, होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, मजबूत ड्रैगन भी लोकल सांप को नहीं दबा पाता। पता है क्यों बहन? लिंग जियांग ने धुंधले लहजे में पूछा। क्यों? कुआएर ने शांति से जवाब दिया, घमंड की वजह से। तुम्हारा भाई, जो मूल रूप से लोयांग का है, खुद को ऊंचा समझता है और ल्यू परिवार को नीचा देखता है। पीठ में छुरा नहीं दिखा, आखिरकार गिरेगा ही। वो तालाब में कुछ खाने की गोलियां डालते हुए बेहद गंभीर लहजे में बोली। जैसे ही ऑफिस ज्वाइन किया, न्याय बनाए रखना का ऐलान किया और फिर सड़क पर ही ल्यू झिलिन की टांग तोड़ दी। क्या ये घमंड नहीं? उथले पानी में कछुए भरे पड़े हैं, अगर कोई मछली उन कछुओं का हक का खाना चुरा ले तो उस मछली का क्या होगा? बिल्कुल काट खाएगी। कुआनेर ने कहा कि ये तो जान का खतरा भी है। उसने लिंग जियांग से पूछा, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर लिंग जियांग चौंक गई। काफी देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोली, इस तालाब का पानी उथला नहीं है। मेरा सीनियर ब्रदर बिल्कुल घमंडी नहीं है। जो वो कर रहा है वो न्याय के लिए है। ये कहते ही लिंग जियांग ने तालाब में हाथ डाला और घायल मछली को बाहर निकाला, उसकी चोट का इलाज किया, फिर वापस पानी में छोड़ दिया और दृढ़ स्वर में बोली, अगर कुछ हुआ तो मैं उसकी मदद करूंगी। कुआनेर हैरानी से बोली, तुम्हारा इस सीनियर ब्रदर के प्रति कितना डिवोशन है ना? लिंग जियांग ने धीरे धीरे जवाब दिया, वो लॉन्गचेंग के लोगों के लिए न्याय मांग रहा है। मेरे पास कोई वजह नहीं कि चुपचाप खड़ी देखती रहूं। बहनसू, घमंडी तो तुम ही कह रही हो दूसरों को। कुआनेर हंस पड़ी और तपाक से बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। लिंग जियांग ने ठंडी सांस ली और दृढ़ता से कहा, बिल्कुल यही मतलब है मेरा। कुआनेर ने जीभ चटकाई, तालाब से एक कछुआ पकड़ा और बेपरवाह लहजे में बोली, घमंड के भी कई तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ल्यू परिवार से दोस्ती कर सकती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें तिरस्कार और बेपरवाही से देखूं। तुम्हारा सीनियर ब्रदर शायद और भी ज्यादा घमंडी काम करने वाला है। तुम्हें मन की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोनों थोड़ी देर और बातें करती रहीं, फिर गेस्ट रूम में चली गईं। उधर ल्यू मेंशन के प्राइवेट क्वार्टर्स में जीलिन गुस्से से चीजें तोड़ रहा था, लगातार गालियां बक रहा था। फिलॉसफी का डॉक्टर, काउंटी का 7वां दर्जे का अफसर, क्या भिक्षा मांगने आया है? कौन सा नेकदल जेंटलमैन बन रहा है? तेरी वो ऊंची सोच। वो चीजें तोड़ता और चिल्लाता रहा। कमरे में नौकर डर से सिमट गए। जीलिन अभी भी आग बबूला था। और वो छोटा हरामजादा जिसने मेरे फैल्कन पर तीर मारा, क्या एकेडमी की स्कॉलरली लाइनेज इतनी बड़ी है? क्या सोचता है हमारे ल्यू परिवार के पास कोई चीफ प्रैक्टिशनर नहीं? बस इंतजार कर। तब ल्यू फू अंदर आया। जीलिन फौरन चुप हो गया। ल्यू फू ने बिना झिझक बोला, दूसरे यंग मास्टर ने नौकर से पैगाम भिजवाया है, कमरे में जाओ, 1 हफ्ते के लिए कन्फाइनमेंट है और कोई हंगामा मत करना। उस रखेल को भी हाथ मत लगाना। जीलिन गुस्से से उबल पड़ा, उंगली उठाकर चिल्लाया, तेरे जैसे लंगड़े मुझे हुक्म दे रहे हैं? क्या सोचता है मैं चुप रह जाऊंगा? ल्यू फू ने ठंडे लहजे में कहा, थर्ड यंग मास्टर को मुझ पर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं। दूसरे यंग मास्टर ने यह भी कहा कि जिसकी टांग टूटी है वो बेकार आदमी है। अफसोस है, खुद अपनी पिछवाड़े साफ करे, खुद अपनी टांग जोड़े। इतनी छोटी बात से हाथ गंदे मत करवाएं। जीलिन स्तब्ध रह गया, दांत पीसकर पूछा, सच में मेरे बड़े भाई ने ऐसा कहा? ल्यू फू मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, बेपरवाह लहजे में बोला, एल्डेस्ट यंग मास्टर ने कहा है कि नया काउंटी मजिस्ट्रेट को न्याय पसंद है तो उसे न्याय ही देते हैं। वैसे एल्डेस्ट यंग मास्टर ने यह भी कहा, नया काउंटी मजिस्ट्रेट और सीए परिवार की लड़की को अभी मारना नहीं है, मारने से मामला सुलझेगा नहीं, दूसरी रणनीति अपनानी होगी। कुछ दिनों बाद जाओवाई में लिंग जियांग चुपचाप सब देख रही थी। इन दिनों लिंग हान या तो यमन में रहता या यहीं आता। उसने शहर के सारे रेफ्यूजीज को इसी जगह बसवा दिया था। हरी भरी हरियाली, चमकती वसंत की पहाड़ियां, एक नई जिंदगी उभर रही थी। 24 डिजास्टर रिलीफ कैंप्स, हर एक का नाम अलग अलग मौसम के नाम पर। लोग बेहद खुश थे, आभारी थे और मानते थे कि लिंग हान सच में कमाल का है। लिंग जियांग ने आह भरी, सोच रही थी कि लिंग हान ने सारे काम खुद संभाल लिए, बिना उसे एक शब्द भी बताए, जबकि वो उसकी असिस्टेंट है। तभी जोर की आवाज गूंजी, अरे बच्चों, इतनी तेज मत दौड़ो, गिर गए तो। बच्चों के पीछे दौड़ता हुआ लिंग हान था। लिंग जियांग को देखते ही वो हैरान हो गया। छोटी बहन, दोनों एक कोने में चले गए। लिंग हान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या लगता है तुझे मेरे काउंटी मजिस्ट्रेट कैंप का? लिंग जियांग ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग तुम्हें मूली काउंटी मजिस्ट्रेट क्यों बुलाते हैं? लिंग हान हंस पड़ा, कौन सोचता था कि औरतों ने बनाई अचार वाली मूली इतनी स्वादिष्ट होगी? पिछले कुछ दिनों में मैंने ढेर सारी खा ली तो बच्चों ने ये नाम दे दिया। लिंग जियांग ने चिढ़ाते हुए कहा, खाओ सीनियर ब्रदर। लिंग हान फिर गंभीर हो गया, अभी लोग काउंटी ऑफिस की मरम्मत में मदद कर रहे हैं, अब सड़कों पर सोना नहीं पड़ता, मजदूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अब उम्मीद तो है। लिंग जियांग ने फिर पूछा, यही था ना तुम्हारा मतलब, पब्लिक सर्विस की जगह रिलीफ से? लिंग हान ने शांति से कहा, हम
आज दोपहर तक 12,981 रेफ्यूजीज हैं, पूरे काउंटी का लगभग 2/5वां हिस्सा। नेकदिल व्यापारियों ने 9,817 पिकुल अनाज जमा कर रखा है। 18 कैंप पूरे हो चुके हैं। 33 पॉरेज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चल रहे हैं। 2,700 तंदुरुस्त मर्दों ने मजदूरी करके चावल लिया है। बाढ़ रोकने का काम अब स्थिर है। बस जांगजो से अनाज आने का इंतजार है, फिर नया फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब वो अपनी मेहनत से जी सकते हैं। उन अमीर और गरीब ताकतवर लोगों की मदद की जरूरत नहीं। जितना बोलता गया उतना ही जोश चढ़ता गया। वो उत्साह से चिल्लाया, कौन से नेक दिल और प्रभावशाली लोग हैं वो? सब खून चूसने वाले डीमंस हैं जो अपनी सिफारिश के लिए लोगों का खून पीते हैं। ये शब्द बोलते ही जैसे उसके चारों तरफ एक आभा फैल गई। लिंग जियांग चौंक उठी। लिंग हान का वो की फिर से प्रकट हो गया था। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।